हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में ह्यूमन वैल्यू की यूनिट नंबर 3 को हम वन शॉट में कवर करेंगे। तो एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। ये यूनिट नंबर 3 का सिलेबस है ह्यूमन वैल्यू का, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ AKTU। और आज की इस वन शॉट में यूनिट नंबर 3 का जो सिलेबस आप देख रहे हैं, ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 की तरह यूनिट नंबर 3 को भी मैं यहाँ पर आपको कवर करूंगा टॉपिक वाइज, और उसको भी क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। ठीक है। तो आप वीडियो को 1.5x की स्पीड पर डाल दीजिएगा और वीडियो को आराम से देखिएगा, बेहतरीन तरीके से देखिएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ह्यूमन वैल्यू के जो पांचों यूनिट के वन शॉट की प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो पांचों यूनिट आपके पास अवेलेबल है। आप लोग देखिए, पढ़ाई करिए अच्छे से और मार्क्स लेकर के आइएगा। ठीक है। चलिए, तो इस यूनिट के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बता दूं, देयर आर टोटल 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि राइट अंडरस्टैंडिंग इन द इंडिविजुअल इज द बेसिस फॉर हार्मनी इन द फैमिली, विच इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हार्मनी इन द सोसाइटी, गिव योर कमेंट। ये AKTU 2018-19 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि हाउ कैन यू मेंटेन हार्मनी इन द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के अंदर हार्मनी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट वे, कौन कौन से तरीके हैं, है ना, टू हैव हार्मनी इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर हार्मनी को मेंटेन करने के लिए। तो देखो, हार्मनी का मतलब आपको पहले से पता है। हार्मनी का मतलब है कि एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहना, कि आप फैमिली के अंदर रहते हैं तो हार्मनी में रहते हैं, आप सोसाइटी में रहते हैं, है ना, आप गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, है ना, जहां भी आप रहते हैं, सोसाइटी जो है, सोसाइटी के अंदर आपको हार्मनी में रहना है। हार्मनी मतलब सामंजस्य में रहना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना है। तो ध्यान दीजिएगा कि हार्मनी इन सोसाइटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, कि सोसाइटी के अंदर जो हार्मनी आती है वो इंडिविजुअल से आती है। राइट अंडरस्टैंडिंग इन इंडिविजुअल फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ हार्मनी विद इन फैमिली, कि भाई फैमिली के अंदर देखिए इंडिविजुअल की, जो इंडिविजुअल व्यक्ति की जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो समझ है, उसके समझने की जो शक्ति है, वही फाउंडेशन का काम करती है फैमिली के अंदर, है ना। फैमिली के अंदर अगर आपको हार्मनी चाहिए, फैमिली के अंदर अगर आपको हार्मनी चाहिए, तो इंडिविजुअल की जो राइट अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत जरूरी है। और जब इंडिविजुअल की राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो फैमिली के अंदर हार्मनी आएगी, और उसी से क्या है, वही एक्सटेंड हो जाएगी और बन जाएगा क्या, बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हार्मनी इन सोसाइटी। कि भाई जब फैमिली के अंदर हार्मनी है तो बाद में जाकर के क्या, सोसाइटी के अंदर भी क्या आएगी, एक हार्मनी आएगी। एंश्योरिंग द राइट अंडरस्टैंडिंग एट द इंडिविजुअल लेवल इज एसेंशियल फॉर फॉस्टरिंग द सोशल हार्मनी। मतलब कहने का ये है कि राइट अंडरस्टैंडिंग को अगर हम एंश्योर कर लें कि हर एक व्यक्ति की अगर समझने की जो शक्ति अगर वो इंप्रूव हो जाए, तो ध्यान देना इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो क्या होगी कि वो जो सोसाइटी के अंदर हार्मनी है उसको क्या करेगी, वो इंप्रूव करेगी, अनकरेज करेगी, फॉस्टरिंग करेगी। राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स, राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब पिछली यूनिट में मैंने आपको बताया था कि राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है, राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स हैविंग क्लैरिटी इन थॉट्स, आपके जो थॉट है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इमोशंस कैसे हैं आपके, उनमें किस टाइप के इमोशंस हैं वो, उसमें आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके बिहेवियर में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। व्हेन इंडिविजुअल्स डेवलप द राइट अंडरस्टैंडिंग, जब इंडिविजुअल व्यक्ति की एक राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो क्या होगा, दे रेस्पेक्ट ईच अदर, है ना। अगर एक व्यक्ति की समझ समझ पैदा हो जाती है, उसकी अच्छी समझ पैदा हो जाती है, तो वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, और दे रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली। अगर किसी तरह के मतभेद झगड़े हो जाते हैं तो पीसफुली उनको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड दे क्रिएट द सपोर्टिव एनवायरनमेंट, और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। दिस हार्मनी इन फैमिली, ये जो हार्मनी है फैमिली के अंदर, एक्सटेंड टू सोसाइटी। अब मान लीजिए इंडिविजुअल लेवल की, इंडिविजुअल व्यक्ति की अगर राइट अंडरस्टैंडिंग है तो फैमिली के अंदर क्या आ जाएगी, वो जो फैमिली मेंबर्स होंगे उसके, तो वो आपस में क्या रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, उनके अंदर एक सामंजस्य रहेगा, तो फैमिली के अंदर हार्मनी आएगी जो कि एक्सटेंड हो जाएगी कहाँ पे, सोसाइटी के अंदर। एंड मेकिंग इट पीसफुल एंड कोऑपरेटिव प्लेस, एक अच्छा प्लेस, एक अच्छी सोसाइटी जो है डेवलप होगी। ठीक है। नाउ हाउ कैन यू मेंटेन हार्मनी इन रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप के अंदर आप हार्मनी को, सामंजस्य को कैसे मेंटेन कर सकते हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से कर सकते हैं। कि ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रिवेंट, जो कि प्रिवेंट करता है मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा, मान लीजिए आप दो दोस्त हैं और आप जो है आपकी बातचीत कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि मेरे बारे में ये ऐसा सोच रहा होगा, मेरे बारे में ये ऐसा सोच रहा होगा, है ना, और एक दूसरे के जो खिलाफ कई बार व्हाट्सअप स्टेटस भी लगाने लग जाते हैं ना। तो कम्युनिकेशन गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो ऑब्वियसली जो है रिलेशनशिप में क्या आएगी, हार्मनी आएगी। अब हार्मनी इन रिलेशनशिप वो पति पत्नी के बीच में हो सकती है ना, दो फ्रेंड्स के बीच में हो सकती है। ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट आता है इसमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट, कि एक दूसरे की हम रेस्पेक्ट करें, ताकि क्या हो,
है ना, तो एक क्या होगा, हार्मनी मेंटेन होगी। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, बीइंग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हम दिखाएं, है ना। कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो रहे हैं दो लोगों के बीच में, आपस में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, विवाद हो रहा है, तो उसको जो है सॉल्व करें, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर हार्मनी होगी रिलेशनशिप में तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फॉरगिवनेस, अरे पास्ट में क्या हुआ है ना, पास्ट में इसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसको है ना, उसको भुला दो। फॉरगिवनेस, उसको क्षमा कर दो आप, है ना। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, आप ना जो क्वालिटी टाइम है उसको अगर आप स्पेंड करोगे किसी अपनों के साथ, तो इमोशनल कनेक्शन होगा। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे, किसका, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, फॉरगिवनेस, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, तो ऑब्वियसली जो है यू विल बी एबल टू मेंटेन द हार्मनी इन रिलेशनशिप। नाउ ये जहां पर आपको पूछा गया था कि व्हाट आर द डिफरेंट वे, कौन कौन से तरीके हैं टू हैव हार्मनी इन सोसाइटी, सोसाइटी में हार्मनी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज व्हाट, द प्रमोटिंग द इक्वलिटी, इक्वलिटी को, सोसाइटी के अंदर आपको इक्वलिटी को प्रमोट करना है। एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, सभी के पास क्या होना चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कि वो किस कास्ट से है, रिलीजन से है, जेंडर से है, या उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ऐसा नहीं कि गरीब व्यक्ति है तो उसका जो है उसके हिसाब से चीजें अलग होंगी, अमीर व्यक्ति है, रिच पर्सन है, तो उसके हिसाब से कुछ चीजें अलग होंगी। प्रैक्टिकली तो ऐसा होता ही है, लेकिन अगर हम इक्वलिटी को प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर हार्मनी आएगी। नेक्स्ट आता है एनकरेजिंग द एजुकेशन, एजुकेशन को एनकरेज करना है। एजुकेशन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड प्रमोट्स द टॉलरेंस, मतलब जब हम एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं तो जो दूसरों के पर्सपेक्टिव होते हैं, दूसरों के जो विचार होते हैं, उनको हम जो है उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। एंड प्रमोट द टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब सहन शक्ति, अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप एकदम से जो है मतलब उसको कुछ, मतलब एक तरह से, मतलब आपका जो रिएक्शन है ना, एक आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, ठीक है। रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चर्स, सोसाइटी के अंदर जो भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं तो उनके कल्चर्स को रेस्पेक्ट करना, ठीक है ना। डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट कल्चर्स की हम उनकी उनकी रेस्पेक्ट करें, उनको हम अप्रिसिएट करें, तो इससे क्या होगा, हार्मनी आएगी सोसाइटी में। नेक्स्ट और भी आप लिख सकते हैं, है ना, इसमें से मैं तो 10 पॉइंट लिखे हैं, आप 6 या 7 पॉइंट याद कर सकते हैं। प्रमोटिंग द नॉन वायलेंस एंड पीस, पीस को, शांति को प्रमोट करना है, अहिंसा को, नॉन वायलेंस को आपको प्रमोट करना है। रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, है ना, गरीब और अमीर के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर थोड़ा गैप कम होने लग जाए तो भी क्या होगा, हार्मनी आएगी। लेकिन ऐसा है नहीं, जो अमीर आदमी वो अमीर होता होता जा रहा है, जो गरीब आदमी बेचारा गरीब रह रहा है ना। तो स्ट्रेंथनिंग द फैमिली एंड कम्युनिटी बॉन्ड्स, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम विद इन फैमिलीज एंड कम्युनिटीज हेल्प टू बिल्ड द ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। तो ध्यान दो कि अगर मान लीजिए फैमिली के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है और कम्युनिटी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। एनकरेजिंग द मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, ऑनेस्टी, है ना, ये आपने पढ़ा होगा यूनिट नंबर 1 में, ऑनेस्टी, काइंडनेस, इंटीग्रिटी, ये क्या होती है, ये एथिक्स होते हैं, ये एथिकल वैल्यूज होती हैं। एंड शुड बी प्रमोट, इनको प्रमोट करना है इन पर्सनल लेवल और सोशल लाइफ में, है ना, पर्सनल लेवल पे भी और सोशल लाइफ में भी काइंडनेस को, ऑनेस्टी को, इंटीग्रिटी को इंप्रूव करेंगे तो ऑब्वियसली जो है हार्मनी आएगी सोसाइटी के अंदर। एंश्योरिंग जस्टिस फॉर ऑल, एक फेयर लीगल सिस्टम होना चाहिए जो सभी जो इंडिविजुअल के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी के सिटीजन्स के क्या राइट्स को प्रोटेक्ट करे, सभी सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ऐसा हमारा एक फेयर लीगल सिस्टम होना चाहिए जो सबको जस्टिस दिलाए। जस्टिस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, आगे आएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस कारण भी क्या आएगी, सोसाइटी के अंदर हार्मनी आएगी। प्रैक्टिसिंग द टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, दूसरों की जो दूसरों के जो पर्सपेक्टिव है उनको सुनना, ठीक है ना, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको पीसफुली जो है रिजॉल्व करना, तो उससे क्या होती है, सोशल यूनिटी आती है, सोशल हार्मनी आती है। एनकरेजिंग सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबल लिविंग पे आपको फोकस करना है। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, की एनवायरनमेंट आप लोगों ने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा होगा एनवायरनमेंट के बारे में, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को उस तरह से कंज्यूम करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए कोई दिक्कत ना हो उनको। जैसे पानी है तो पानी का आपको मिसयूज नहीं करना है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना है, वाइजली आपको यूज करने रिसोर्सेज को, ताकि वो जो रिसोर्सेज हैं वो लॉन्ग टर्म तक चल सके। तो ये क्वेश्चन हमारा बेटा कंप्लीट हुआ, है ना।
कि भाई जो है रिलेशनशिप में हार्मनी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और सोसाइटी में हार्मनी को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज जस्टिस। जस्टिस क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था जस्टिस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है ना। अब वो जस्टिस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो अलग अलग तरह से अलग अलग लैंग्वेज का यूज करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हाउ डज इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, कि म्यूचुअल हैप्पीनेस को ये कैसे लीड करता है। अगर जस्टिस मिलेगा तो म्यूचुअल हैप्पीनेस जो है वो लीड होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस, जस्टिस का मीनिंग क्या इन ह्यूमन रिलेशनशिप, एंड हाउ डज इट फॉलो फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। एक अगर मान लीजिए जस्टिस है, अगर फैमिली में जस्टिस होगा और वो एक्सटेंड होगा वर्ल्ड फैमिली में, तो इसको आपको समझाना है। व्हाट इज जस्टिस, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। एंड व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स, जस्टिस के 4 कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इज इट कॉन्टिन्यूस और टेम्पररी नीड, कि जो जस्टिस है क्या ये कॉन्टिन्यूस नीड है, जस्टिस हमेशा होता रहना चाहिए, या टेम्पररी नीड है। तो अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है बेटा। तो जस्टिस मतलब न्याय है ना। तो बेटा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो आपका जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप 1.5 पे, मैं तो रिकमेंड कर रहा हूं आपको 1.5x पे देखें, तो आप नॉर्मल स्पीड पे देख रहे हैं या 1.5 के अलावा आप 2x पे भी देख रहे हैं, ताकि मुझे भी एक आइडिया लगे। ठीक है, तो चलो बेटा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जस्टिस इज अ प्रिंसिपल दैट मेंटेन्स बैलेंस, फेयरनेस एंड इक्वलिटी इन रिलेशनशिप एंड सोसाइटी। जस्टिस क्या है बेटा, जस्टिस एक प्रिंसिपल है जो कि एक बैलेंस बना के रखता है, फेयरनेस है ना, कि निष्पक्ष तरीके से चीजों को करता है, इक्वलिटी सभी के लिए इक्वल राइट्स देता है ना, इन रिलेशनशिप एंड सोसाइटी, रिलेशनशिप में सोसाइटी में एक जस्टिस एक फेयर सिस्टम जो है होना चाहिए। क्या ये एंश्योर करता है, इट एंश्योर दैट एवरीवन गेट्स राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हर किसी को अपने राइट्स होते हैं, हर किसी की अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, जस्टिस लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, कि जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया ना हाउ डज इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, कि ये म्यूचुअल हैप्पीनेस को किस तरह से लीड करता है, तो इसमें क्या लिखोगे आप कि किस तरह से लीड करता है, कि जस्टिस प्रमोट करता है फेयरनेस को, है ना। जस्टिस क्या करता है, फेयरनेस को प्रमोट करता है, एंड ट्रस्ट इन रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप के अंदर फेयरनेस को, है ना, और ट्रस्ट को क्या करता है, ये प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है ट्रस्ट को और फेयरनेस को। ठीक है, इट रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, जस्टिस जो है रिलेशनशिप में या सोसाइटी में मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। इट स्ट्रेंथ द कोऑपरेशन एंड सोशल हार्मनी, है ना, सोशल हार्मनी को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली, पीसफुली जो है मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो जाते हैं तो पीसफुली जो है उसको ये रिजॉल्व करता है, कौन, जस्टिस। नेक्स्ट आता है हाउ इट फॉलो फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था ना कि हाउ डज इट फॉलो फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। ध्यान देना कि जस्टिस स्टार्ट विद इन फैमिली थ्रू लव, फेयरनेस एंड केयर। ठीक है, तो केयर के माध्यम से, लव के माध्यम से, फेयरनेस के माध्यम से, ये फैमिली के अंदर स्टार्ट होता है क्या, जस्टिस। एज एन इंडिविजुअल, जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति प्रैक्टिस करता है किसकी, जस्टिस की, है ना, इन फैमिली, फैमिली के अंदर अगर वो जस्टिस की प्रैक्टिस कर रहा है, दे एक्सटेंड इट टू द सोसाइटी एंड नेशन। तो अगर फैमिली के अंदर क्या है, जस्टिस है, तो वही जस्टिस जो है एक्सटेंड हो जाएगा किसमें, सोसाइटी में, कि भाई फैमिली मेंबर्स हैं वो जिस तरह का व्यवहार अपने घर में कर रहे होते हैं तो उसी तरह का रिफ्लेक्शन उसको सोसाइटी में दिखाई देगा, और सोसाइटी में दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन नेशन में दिखाई देगा, पूरे वर्ल्ड में दिखाई देगा। तो दिस एक्सपेंड्स टू द ग्लोबल लेवल क्रिएटिंग द वसुधैव कुटुंबकम। ये तो आप बोलते हैं अपना वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, की जो पूरी दुनिया है वो एक फैमिली है। ठीक है, तो इंडिविजुअल से स्टार्ट करके फैमिली, फैमिली से सोसाइटी, सोसाइटी से नेशन, एंड देन उसके बाद वर्ल्ड। तो ये 2-3 लाइन आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि हाउ इट फॉलो फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, एक फैमिली से जो है वर्ल्ड फैमिली तक किस तरह से जाता है। नाउ आपसे ये भी पूछा गया था बेटा यहाँ पे कि व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स। तो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कि 4 एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस, जैसे रिकॉग्निशन, किसी को पहचानना, है ना, कि एक्नॉलेजिंग द एवरीवन एग्जिस्टेंस एंड राइट्स, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका एग्जिस्टेंस को पहचानना, उनके राइट्स को पहचानना। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि रिकॉग्नाइजिंग दैट वुमेन हैव सेम राइट्स एज मैन इन द वर्क प्लेस, किसी कंपनी में, किसी वर्क प्लेस पे, है ना, मैन और वुमेन काम कर रही हैं तो दोनों के इक्वल राइट्स, सेम राइट्स होने चाहिए। रेस्पेक्ट करना, है ना, दूसरा जो इसका एलिमेंट है रेस्पेक्ट, ट्रीटिंग अदर्स विद डिग्निटी एंड फेयरनेस। ठीक है ना, तो दूसरों की इज्जत करना है ना, उनकी डिग्निटी के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अलाउइंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रेस्पेक्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस, मान लीजिए दूसरे लोगों की ओपिनियंस जो है वो आपसे अलग हैं, लेकिन आपको दूसरों के ओपिनियंस की जो है इज्जत करनी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। म्यूचुअल फुलफिलमेंट,
है ना, एंश्योरिंग द फेयरनेस इन बेनिफिट्स फॉर ऑल, है ना, सभी के लिए फेयरनेस होनी चाहिए, सभी के लिए जस्टिस होना चाहिए, सभी के लिए न्याय होना चाहिए, है ना, सभी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप अपनी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। म्यूचुअल फुलफिलमेंट का मतलब है कि आप अपनी भलाई के बारे में भी सोचें और दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी अर्न अ प्रॉफिट, कोई कंपनी है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है एम्प्लॉय को भी मिलना चाहिए, फेयर सैलरीज उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी को तो लगातार प्रॉफिट हो रहा है लेकिन जो इसके एम्प्लॉय हैं उसको उसका प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिल रहा है या उनकी जो सैलरी है वो नहीं बढ़ रही है। फेयर एक्सचेंज, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फेयर ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अ फार्मर शुड गेट अ फेयर प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, भी किसान है खेतों में मेहनत करता है, बड़ा रिस्क होता है ना, जंगली जानवर रहते हैं जंगलों में, वहां वो खेती कर रहे होते हैं और उनके जो फसलें होती हैं उनका दाम उनको नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस उनके साथ होता है। फार्मर शुड गेट अ फेयर प्राइस, उनको एक फेयर प्राइस मिलना चाहिए उनकी फसलों का। जस्टिस इज अ कॉन्टिन्यूस नीड, क्योंकि यहां पर यह भी पूछा गया था कि इट इज अ कॉन्टिन्यूस नीड और टेम्परेरी नीड। ऑब्वियसली जो जस्टिस होगा, कौन चाहेगा कि उसको टेम्परेरी जस्टिस मिले, तो ये कॉन्टिन्यूस नीड है। इट इज रिक्वायर्ड, इट देखो लिख दिया यहाँ पे, जस्टिस इज ए कॉन्टिन्यूस नीड। इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, फैमिली में भी, है ना, सोसाइटी में भी, वर्ल्ड में भी, हर एक लेवल पे क्या चाहिए होता है, जस्टिस चाहिए होता है और कॉन्टिन्यूसली चाहिए होता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस नीड। विदाउट जस्टिस, अगर जस्टिस नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, एक्सप्लॉयटेशन होगा एंड सफरिंग इंक्रीज होगा। तो देखो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 2 था, मैंने अलग अलग तरीके से हर एक चीज आपको यहां पर बताने की कोशिश करी है। जस्टिस पूछ ले आपसे, है ना, म्यूचुअल हैप्पीनेस को कैसे लीड करता है उसको पूछ ले, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उसको पूछ ले, किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर जस्टिस से रिलेटेड आएगा तो यू विल बी इन द पोजीशन टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा बेटा, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें, जब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, स्पेशली अगर मैं जैसे ह्यूमन वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो कई बार क्या होता है ना, आप शुरुआत में तो धीरे धीरे लिखते हैं, तो जो आधा टाइम आपका निकल जाता है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है ना, 3 घंटे का आपका पेपर होता है, उसमें से आपने 1.5 घंटा निकाल दिया और उसमें जो 1.5 घंटे में भाई 50% आपने टाइम कंज्यूम कर लिया, तो क्या 50% आपका पेपर अटेम्प्ट होता है? कभी नहीं होता है। बहुत ही कम बच्चों का ऐसा होता है कि 50% टाइम कंज्यूम करके आपने 50% क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लिया हो। तो 50% टाइम कंज्यूम करने के बाद आप जो है 20% 25%, है ना, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, अलग अलग स्टूडेंट्स की स्पीड पर डिपेंड करता है, तो कई बच्चे तो जो 50% टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, 20-30% ही कवर कर पाते हैं, तो बाद में जाकर के क्या होता है, उनको जो है या तो पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो एटलीस्ट आपको इतना ध्यान रखना है हर एक सब्जेक्ट में कि शुरुआत से ही आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना है ना, बहुत स्लो नहीं लिखना है, ताकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है पूरा अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बेटा, वो आता है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि केयर एंड गाइडेंस का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द एक्सीलेंस, है ना, इसका क्या मतलब है, इनका आपस में क्या इंटरेक्शन होता है, या फिर आप ये कह सकता है जो केयर और गाइडेंस है या ग्लोरी है या रेवरेंस है या ग्रेटिट्यूड है, इनके बारे में आप समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। एकेटीयू 2017-18 में क्वेश्चन इस तरह से अलग अलग तरीके से पूछे गए, या फिर मैंने यहाँ पर सबको एक साथ लिख दिया है ना, कि कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पे, जैसे अंडर इवेल्यूशन क्या होता है और अदरवाइज इवेल्यूशन क्या होता है, केयर गाइडेंस, केयर और गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, केयर और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवरेंस क्या होता है, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड और लव क्या होता है, इनके डेफिनेशन है, इनको आपको डिफाइन करना है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर 18-19 में एक क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया कि एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ केयर एंड गाइडेंस, व्हाट रोल डू दीज फीलिंग्स हैव इन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो ये पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है ना, ये हम अभी कवर करने की कोशिश करते हैं फटाफट। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केयर। केयर क्या होता है? केयर इज द फीलिंग ऑफ कंसर्न एंड अफेक्शन टुवर्ड्स द अदर, कि दूसरों के प्रति हमारा अफेक्शन, हमारी फीलिंग्स, ठीक है ना, उसको दर्शाता है। क्या दूसरों की जब हम देखभाल करते हैं, दूसरों की जब हम केयर करते हैं, ठीक है ना, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेलबींग ऑफ अदर्स, कि जब दूसरों की भलाई के लिए हम कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब दूसरों की भलाई के लिए हम काम कर रहे होते हैं, कि दूसरों की भलाई में हम इन्वॉल्व होते हैं दूसरों की भलाई के लिए, तो हम उनकी केयर कर रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं केयर। नाउ व्हाट इज गाइडेंस? गाइडेंस का मतलब है कि आप ध्यान दीजिएगा, गाइडेंस रेफर्स टू द गाइड, ये अच्छा एक एग्जांपल छूट गया यहाँ पे, जैसे केयर है ना, केयर का मतलब है कि दूसरों की हम जैसे देखभाल कर रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं, अ मदर केयरिंग फॉर हर चाइल्ड बाय प्रोवाइडिंग फूड, शेल्टर एंड लव, कि भाई एक माँ जो है अपने बच्चे को, है ना, शेल्टर प्रोवाइड कराती है, उसकी देखभाल करती है रहने में, है ना, उसके खाना प्रोवाइड कराती है, फूड प्रोवाइड कराती है, लव करती है उसको, है ना, तो ये एक केयर का एग्जांपल आप दे सकते हैं ना। व्हाट इज गाइडेंस? गाइडेंस रेफर्स टू ऑफरिंग एडवाइस, कि किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं, उसको किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं, हम किसी को दिशा दे रहे हैं, एंड सपोर्ट कर रहे हैं हम किसी को
फॉर देयर बेटरमेंट, उसकी भलाई के लिए, कि उसको एक उसके उसके साथ कुछ उसके जीवन में, कि ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, कुछ बेहतर कर सके, उसको हम गाइड कर रहे हैं, है ना, उसको हम एडवाइस दे रहे हैं, उसको हम डायरेक्शन दे रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका गाइडेंस। इट हेल्प इंडिविजुअल ग्रो इंटेलेक्चुअली, है ना, बौद्धिक रूप से और इमोशनली, है ना, इमोशनली रूप से और मोरली एथिकली रूप से जो है उसका विकास हो सके, वो जो है ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये हेल्प करता है गाइडेंस। एग्जाम्पल, जैसे एक टीचर गाइड करता है अपने स्टूडेंट को इन देयर करियर चॉइस, करियर को चॉइस चूज करने में, या उसके करियर को बिल्ड करने में, या आपका भाई बहन भी, कोई भी हो सकता है जो आपको गाइड करता हो आपके जीवन में। अगर किसी के कारण आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, इसका मतलब वो आपको अच्छा गाइड कर रहा है। नाउ व्हाट इज ग्लोरी? ग्लोरी का मतलब होता है कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करी, है ना, कि आपको कोई अचीवमेंट मिला, आपने, है ना, तो आपका जो अचीवमेंट है वो रिकॉग्नाइज हुआ। तो ध्यान देना, ग्लोरी रिप्रेजेंट द रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन एंड ऑनर रिसीव्ड फ्रॉम रिमार्केबल अचीवमेंट। आपने कोई रिमार्केबल अचीवमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है अपने एग्जाम में 95, 98, 97, 99% मार्क्स लेकर के आए, तो आपके तो एक रिमार्केबल अचीवमेंट होगी आपके लिए। तो आपके यूनिवर्सिटी AKTU की तरफ से, या फिर आपके कॉलेज की तरफ से, या गेटवे क्लासेस की तरफ से आपको अप्रिसिएशन के लिए कुछ गिफ्ट मिल सकते हैं। या फिर और और बड़ा एग्जाम्पल लें तो अ साइंटिस्ट रिसीविंग अ नोबेल प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग डिस्कवरी, एक ऐसी खोज करी साइंटिस्ट ने तो उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला, तो है ना। तो ये क्या दिखाता है? इट रिफ्लेक्ट द एक्सीलेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। आपने सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर किया, जिसके लिए आपको जो है गौरवान्वित महसूस हो रहा है ना, ग्लोरी। नेक्स्ट आता है रेवरेंस। क्या होता है रेवरेंस? का मतलब है, रेवरेंस इज द डीप रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर समवन और समथिंग, किसी चीज के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए, है ना। जब आप बहुत गहराई से अपने दिलों की गहराइयों से अगर आप उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो रेवरेंस कहलाता है ना। रेस्पेक्ट का जो डीप वर्जन है वही है। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद विजडम, है ना। मान लो कोई ज्ञानी व्यक्ति है, तो उसके प्रति आप बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट रखते हैं, या एल्डर्स हैं, आपके परिवार में कोई एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत दिल से आप रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए हो सकता है कि सेक्रीफाइस किया हो, है ना। ट्रेडिशंस हो गए। स्टूडेंट शोइंग द रेवरेंस फॉर देयर गुरु, कोई अपना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, कि कोई स्टूडेंट जो है वो रेवरेंस को शो करता है अपने गुरु के लिए, है ना। देखिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं वही एग्जांपल आप लिख के आए बेटा। ये कॉमन सेंस है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसमें। और ये आप बिल्कुल भी रटने की कोशिश ना करें, आप इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। आप एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, कि बिल्कुल अगर आप रट के जाएंगे तो एज इट इज थोड़ी ना सेम बिल्कुल लिख करके आएंगे। आप हेडिंग्स याद रखें, हेडिंग तो लिख लिख करके देख लें, है ना। तो हेडिंग्स याद रखें, उसको फिर अपने मन से आप जो है इसको एक्सप्लेन करें। 2 मार्क्स के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसके हिसाब से लिखें, 3-4 लाइन में आंसर करें। अगर मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा लिखें। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ग्रेटिट्यूड, है ना। तो आपके अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, कृतज्ञता। तो ग्रेटिट्यूड इज द फीलिंग ऑफ थैंक्सफुलनेस एंड एप्रिसिएशन। मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा काम किया, तो उसको आप है ना, उसके लिए आप थैंकफुल हैं, उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना, मतलब आप उसके प्रति ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। तो इट स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप एंड एनकरेज द पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी प्रमोट होती है, रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ आती है, किसकी वजह से? ग्रेटिट्यूड की वजह से, ठीक है ना। अगर किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, है ना। जैसे एक्सप्रेसिंग द ग्रेटिट्यूड टू पेरेंट्स फॉर देयर सेक्रीफाइस। आपके लिए आपके पेरेंट्स ने अगर कुछ सेक्रीफाइस किया है, तो आप क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं क्या? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं टू योर पेरेंट्स। नेक्स्ट आता है लव, है ना, द डीप इमोशनल कनेक्शन बेस्ड ऑन केयर। जब हम किसी की केयर करते हैं, अफेक्शन, है ना, सेल्फलेसनेस, बिना किसी स्वार्थ के अगर हम किसी की केयर कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? लव कहलाता है। कि इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, इमोशनल कनेक्शन, है ना, तो उसको हम लव कहते हैं। इट इज अंडर अनकंडीशनल होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा करोगे तभी मैं आपको जो है प्यार करूंगा, नहीं। अनकंडीशनल फीलिंग ऑफ द बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स द अदर। जब दूसरों के प्रति हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के हम जब कोई काम कर रहे होते हैं, उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, केयर कर रहे होते हैं ना, तब उसको हम बोलते हैं लव। जैसे फॉर एग्जांपल मदर्स लव, सबसे अच्छा एग्जांपल मदर्स का लव फॉर हर चाइल्ड। उसको अपने चाइल्ड के लिए जो केयर, वो जो प्योर अनकंडीशनल लव होता है, ठीक है, प्योर अनकंडीशनल लव होता है जब एक माँ अपने माँ का जो अपने बच्चे के प्रति होता है। शी केयर द हर चाइल्ड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। इन फ्रेंडशिप, जैसे ट्रू लव है ना, जब फ्रेंडशिप में भी, जैसे मान लीजिए 2 फ्रेंड है, 3 फ्रेंड है, अगर वो ट्रू लव है तो सेल्फलेस होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए हर एक सिचुएशन में। मान लीजिए आपके साथ अगर कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई, तो उसमें ऐसा नहीं कि दोस्त आपका भाग गया है। अगर ट्रू लव होगा तो आपका दोस्त आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर इवेल्यूशन। अंडर इवेल्यूशन का मतलब समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्यूब में, कि व्हेन समवन और समथिंग इज इवेल्यूटेड लेस देन
इट्स एक्चुअल वर्थ। मान लीजिए जैसे फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी AKTU की जो आंसर शीट है, आप अच्छे से लिख करके आए, सब कुछ बढ़िया लिख करके आए, लेकिन आप उम्मीद कर रहे थे कि 70 में से आपके 60 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं। इसका मतलब जो इवेल्यूशन हुआ आपका अंडर इवेल्यूशन हुआ। जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो ग्रेड है वो आपको नहीं मिला, वो मार्क्स आपको नहीं मिले। इसका मतलब है अंडर अंडर इवेल्यूशन, है ना। दिस लीड्स टू एन अनफेयर असेसमेंट, ये अनफेयर असेसमेंट कहलाएगा। वेयर एक्चुअल एबिलिटीज जैसे स्किल्स क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन ऑफ या किसी ऑब्जेक्ट की नॉट प्रॉपरली रिकॉग्नाइज, उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट हु हैज वर्क हार्ड बट रिसीव द लोअर ग्रेड्स ड्यू टू बायस और इनकरेक्ट इवेल्यूशन विल फील डिस्करेज। उसके बाद जो है आपका आपने एग्जाम दिया, आपका एग्जाम भी अच्छा हुआ, आपको ग्रेड्स अच्छा नहीं मिला क्योंकि जो इवेल्यूशन था वो ठीक नहीं हुआ, AKTU ने इवेल्यूशन ठीक नहीं किया, तो तो आपको रिकॉग्नाइज प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। ये कहलाएगा आपका अंडर इवेल्यूशन। उसके बाद आप चैलेंज इवेल्यूशन भरते हैं, फिर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। एन दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एन एम्प्लॉय हु कंसिस्टेंटली परफॉर्म वेल, कि किसी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय है वो कंसिस्टेंटली कौन मतलब लगातार जो है अच्छा काम कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो है उसको जो है प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो है ना, तो उसको अप्रिसिएट नहीं किया जा रहा है, तो ये भी अंडर इवेल्यूशन है। अदरवाइज इवेल्यूशन का मतलब है कि अगर इवेल्यूशन किसी गलत इनकरेक्ट पैरामीटर पे, इनकरेक्ट क्राइटेरिया पे अगर किसी ने इवेल्यूशन कर दिया है ना, तो वो कहलाता है अदरवाइज इवेल्यूशन। अदरवाइज इवेल्यूशन अकर्स व्हेन एन एसेस समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को अगर किसी इनकरेक्ट या इररिलेवेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे उसको क्या कर दिया है, इवेल्युएट कर दिया है, तो वो कहलाता है अदरवाइज इवेल्यूशन, लीडिंग टू आइदर ओवर एस्टिमेशन। एक बात बताओ, किसी अदर क्राइटेरिया पे, है ना, गलत इनकरेक्ट और इररिलेवेंट क्राइटेरिया पर अगर किसी को इवेल्युएट किया जाएगा तो या तो वो अंडर एस्टिमेट हो जाएगा उसकी वैल्यू, या फिर ओवर एस्टिमेट हो जाएगी, है ना। तो उसकी जो ट्रू एबिलिटी थी उसके हिसाब से या तो अंडर एस्टिमेट हो जाएगा या ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट हु इज गुड इन एट स्पोर्ट्स बट इवेल्यूटेड ओनली बेस्ड ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस। एक स्टूडेंट है जिसको जो स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छा है लेकिन एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर केवल और केवल एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको अगर इवेल्यूएट किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अदरवाइज इवेल्यूशन। होना क्या चाहिए था कि उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो दोनों को कंसिडर करके उसका इवेल्यूशन होना चाहिए था, ठीक है ना। या फिर दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इफ अ पर्सन प्रमोटेड ओनली बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल कनेक्शंस। मान लीजिए कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसका प्रमोशन हो रहा है किस वजह से, क्योंकि उसके पर्सनल कनेक्शंस अच्छे हैं, उसके जो सीनियर्स हैं, है ना, उसके जो बॉस हैं, उनके जो पर्सनल कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, और जबकि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप प्रमोशन नहीं हो रहा है, स्किल के बेसिस पे प्रमोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, या तो ओवर इवेल्यूशन, ये तो ओवर इवेल्यूशन हो गया, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका जो है अंडर इवेल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ केयर एंड गाइडेंस इन द पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। जो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है उसमें केयर और गाइडेंस क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान दीजिएगा। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड। पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड जो है क्रिएट होते हैं, डेवलप होते हैं, बिल्ड होते हैं। व्हेन पेरेंट्स प्रोवाइड केयर एंड गाइडेंस, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को केयर और गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं तो चिल्ड्रन डेवलप ट्रस्ट एंड अटैचमेंट विद देम। तो चिल्ड्रन का जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है और अटैचमेंट जो है अपने पेरेंट्स के प्रति, वो डेवलप होता है, वो बढ़ता है, वो इंक्रीज होता है। और ट्रस्ट के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है अलग से, है ना, तो ट्रस्ट का एक अलग से क्वेश्चन आएगा, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इसको। दूसरा कि एंश्योर द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। जो पेरेंट्स हैं वो अगर प्रॉपर बच्चों को गाइड करेंगे, प्रॉपर बच्चों को जो है उनकी केयर करेंगे, हेल्थ की केयर करेंगे, सेफ्टी प्रोवाइड कराएंगे वाइल, और उनको गाइड करेंगे, ध्यान देना। तो प्रॉपर केयर एंश्योर द चाइल्ड हेल्थ। अगर आप प्रॉपर केयर कर रहे हैं, है ना, तो आप उसकी जो फिजिकल फिटनेस है वो ठीक रहेगी, और उसको अगर आप गाइड कर रहे हैं, है ना, जब आप उसको गाइड करेंगे तो वो मेंटली और इमोशनली जो है स्टेबल रहेगा। शेप पर्सनैलिटी एंड करेक्टर। जो पेरेंट्स होते हैं, है ना, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की जो एक पर्सनैलिटी को शेप करते हैं, उनके करेक्टर को बिल्ड करते हैं। पेरेंट्स की जो गाइडेंस होती है वो हेल्प करती है चिल्ड्रन की टू बिकम रेस्पॉन्सिबल। वो बच्चा रेस्पॉन्सिबल बने, आगे चल करके डिसिप्लिन बने, है ना, अनुशासन में रहे, और एथिक्स उसके अंदर रहे, एथिकल वैल्यूज उसके अंदर रहे, है ना। बूस्ट द कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। जब पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस है बिल्ड होता है और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आने वाली जब लाइफ में कोई सिचुएशन आती है तो उनको चैलेंजेस आते हैं, ऐसी सिचुएशन आती हैं
कई बार जो चैलेंज आ जाते हैं तो उनको वो जो है हैंडल कर सकते हैं। डेवलप द म्यूचुअल रेस्पेक्ट, तो जब चिल्ड्रन हु आर गाइडेड प्रॉपरली, अगर जो बच्चे हैं वो प्रॉपर तरीके से गाइड करे गए हैं अपने पेरेंट्स के द्वारा, तो वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे। और जो है जब एडल्टहुड यानी कि जब वो थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। आपने देखा भी होगा कुछ बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, है ना, एडल्ट हो जाते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ अजीब तरीके का व्यवहार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पाए, पेरेंट्स उनको या तो समझा नहीं पाए। तो ठीक है ना, तो ये एक पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में जो है एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होती है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती है। अंडर इवैल्यूएशन, अदरवाइज इवैल्यूएशन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड एंड लव। तो ये सारी डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो 2 नंबर में हो सकता है 2 डेफिनेशन पूछ ले, और लॉन्ग क्वेश्चन में ये जो है पूरे के पूरे डेफिनेशंस आपसे पूछ ले। चलिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, कमेंट ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप इज और बीइंग क्रिएटेड। ये ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप होती है या क्रिएट करी जाती है। एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ लव इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट। देखिएगा बेटा, कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो जन्म से मिलते हैं, जैसे चाइल्ड और पेरेंट का जो रिश्ता है ना, तो बाप बेटे का जो रिश्ता है, बाप बेटी का जो रिश्ता है ना, तो वो तो क्या हो गए, वो जन्मजात हैं। लेकिन कुछ रिश्ते बनाए जाते हैं, कुछ क्रिएट करे जाते हैं। जैसे दोस्ती है, आपकी दोस्ती है, आपकी दोस्ती तो अभी कितने दोस्त हैं आपके, मान लो 5 दोस्त हैं आपके, हो सकता है कि आने वाले साल में आपके 6 और दोस्त बढ़ जाएं आपके, तो वो तो आपने क्रिएट किया गया है। ध्यान देना, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप कैन आइदर एग्जिस्ट नेचुरली, ये नेचुरली एग्जिस्ट हो सकती है, या क्रिएटेड ओवर ए टाइम, और ये टाइम के साथ क्रिएट भी करी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल सम रिलेशनशिप लाइक बॉन्ड बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच के बॉन्ड होते हैं वो एग्जिस्ट फ्रॉम बर्थ, वो तो जन्म से ही होते हैं। वाइल अदर्स लाइक फ्रेंडशिप, जैसे फ्रेंडशिप हो गई तो ये तो क्रिएट करी गई है। रोमांटिक रिलेशनशिप, ये तो क्रिएट करी गई है। आर फॉर्म थ्रू अ म्यूचुअल इंटरेक्शन, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, और जब ट्रस्ट होने लगता है तो फ्रेंडशिप हो जाती है ना। तो उसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं। देखिए एफर्ट करने पड़ते हैं किसके लिए, जब हम कोई दोस्ती फ्रेंडशिप को क्रिएट करते हैं, ऐसे रिश्ते जिनको हम क्रिएट करते हैं ओवर ए टाइम, है ना, टाइम के साथ, तो हमको एक समय देना होता है और एफर्ट करने होते हैं, तब जाकर के हम रिश्तों को क्रिएट कर पाते हैं। फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। लव इन सम केसेस इज स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है अपने आप से, मतलब नेचुरल, है ना। लाइक पेरेंट्स लव फॉर देयर चाइल्ड, है ना, कौन ना, सभी पेरेंट्स जो है अपने बच्चे उनका अपने बच्चों के लिए ट्रू लव होता है। वाइल इन अदर केसेस इट इज अ बिल्ड एंड स्ट्रेंथ ओवर ए टाइम, मतलब कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बिल्ड करे जाते हैं ओवर ए टाइम, उनको स्ट्रेंथ मिलती है रिश्तों को। जो रिश्ते क्रिएट करे जाते हैं एक समय, जब हम एक एक दूसरे को समय देते हैं तो उनको स्ट्रेंथ मिलती है, लाइक फ्रेंडशिप और रोमांटिक फ्रेंडशिप, आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। दिस मीन्स लव कैन बी एग्जिस्टिंग बॉन्ड और क्रिएटेड इमोशंस दैट ग्रो विद द टाइम एंड एफर्ट, है ना। तो ये नेचुरली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और इनको क्रिएट भी करा जा सकता है ओवर ए टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है, ये है आपका ट्रस्ट। जैसे मैंने बोला था कि ट्रस्ट पे एक क्वेश्चन आता है, तो ट्रस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो कई तरीके से आपसे पूछ सकता है। जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रस्ट, है ना, ये 2 नंबर में पूछ सकता है, और ये 7 मार्क्स में पूछ सकता है। तो ध्यान रखना हमेशा, अगर 2 मार्क्स में पूछा गया है तो उसके अंदर 3-4 लाइन लिखेंगे, 4 आधा पेज लिख सकते हैं। और जब लॉन्ग क्वेश्चन में से कई बार एक क्या करता है ना, सेम क्वेश्चन को 2 मार्क्स में पूछ देगा और अगली बार जो है सेम क्वेश्चन को 7 मार्क्स में पूछ देगा। तो आपको कितना कंटेंट लिखना है ना, आप कंटेंट को तो आप बढ़ा ही सकते हैं ना। ट्रस्ट के ऊपर आप 6 लाइन भी लिख सकते हैं और ट्रस्ट के ऊपर 6 पेज भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये तो डिपेंड करेगा आप पे। तो कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा, उसी हिसाब से आप कंटेंट को लिख के आना है। डिफरेंशिएट बिटवीन द इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस, इंटेंशन और कॉम्पिटेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। हाउ डू वी कम टू कंफ्यूज बिटवीन देम, और कई बार जो है इंटेंशन और कॉम्पिटेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको आपको समझाना है। प्रूव दैट द ट्रस्ट जो होता है वो फंडामेंटल वैल्यू होती है, ह्यूमन बीइंग की जो फंडामेंटल वैल्यू होती है, ट्रस्ट जो है वो फंडामेंटल वैल्यू है, जबकि लव जो है वो कंप्लीट वैल्यू है। इसको आपको समझाना है, प्रूफ करना है। डिफाइन ट्रस्ट, ट्रस्ट को डिफाइन करना है। एंड एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ इट्स वेरिफिकेशन, इसके वेरिफिकेशन कुछ मेथड्स आपको देने होंगे। एंड व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट के कौन कौन से डायमेंशंस हैं। तो ट्रस्ट के ऊपर कुछ भी पूछेगा तो सारी चीजें हमने यहाँ पर इसके सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड कर ली हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग ईयर्स में क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखिए हर एक क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ट्रस्ट आ रहा है। तो ट्रस्ट के बारे में आपको जानना है। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय ट्रस्ट, पहले समझ लेते हैं ट्रस्ट है क्या। ट्रस्ट मतलब विश्वास। इट इज द बिलीफ इन द रिलायबिलिटी, ट्रूथ, एबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ समवन और समथिंग, है ना, किसी चीज की या किसी व्यक्ति की जो रिलायबिलिटी है, जो किसी व्यक्ति की कितनी रिलायबिलिटी है, उसमें हम देखिए कोई व्यक्ति है तो हम उस पर कितना विश्वास कर सकते हैं, मतलब उस पर हम कितना बिलीव कर सकते हैं, उसके कितना, जैसा आप कहते हैं ना 2 दोस्त हैं कि यार ये तो कितना रिलायबल है मेरे लिए,
तो रिलायबल है तो इसका मतलब हम उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। इसकी रिलायबिलिटी कितनी है ये बताता है इसको, उस पर हम कितना ट्रस्ट करें। ठीक है, तो ट्रस्ट इज द बिलीफ इन द रिलायबिलिटी, है ना, ट्रूथ में, एबिलिटी में, स्ट्रेंथ में, किसकी, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी चीज में कितना हम उसकी कितनी रिलायबिलिटी है, कि भाई जो जैसे दोस्ती होगी तो वो कितनी रिलायबल है, कितने दिनों तक दोस्ती चलेगी। ठीक है, इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलेशनशिप, ये सभी रिलेशनशिप के लिए एक फाउंडेशन का काम करती है। बिना ट्रस्ट के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, वेदर पर्सनल, चाहे आपके पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल रिलेशन हो या फिर सोसाइटी के अंदर रिलेशन हो, तो बिना ट्रस्ट के तो आप कुछ भी कर नहीं सकते। तो ट्रस्ट जो है वो एक फाउंडेशन होता है रिलेशनशिप का। ठीक है ना, रिलेशनशिप का एक फाउंडेशन होता है क्या, ट्रस्ट। एंड ट्रस्ट इनेबल्स द कोऑपरेशन, रिड्यूस द अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है, एंड फॉस्टर द इमोशनल सिक्योरिटी, और इमोशनल सिक्योरिटी जो है वो इंप्रूव होती है किससे, ट्रस्ट से, है ना। चाहे वो फ्रेंडशिप की बात हो, फैमिली के अंदर भी एक दूसरे पर हम ट्रस्ट करते हैं तभी तो फैमिली के साथ हम रह पाते हैं। सोसाइटी में जिन लोगों से आप मिलते हो तो उन पर ट्रस्ट करते हो, यस और नो। आप किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हो, आपके कलीग्स हैं, तो उन पर अगर आपका ट्रस्ट नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। आप हवाई जहाज में अगर जाते हो तो ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, आपको जो पायलट है उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप जो है फ्लाइट में बैठ पाओगे, तभी तो एरोप्लेन में वहां बैठ पाओगे। अगर ट्रस्ट नहीं करोगे तो, विश्वास ही नहीं करोगे तो कैसे बैठ पाओगे। तो ट्रस्ट जो है बहुत ही बेसिक यूनिट है, बहुत ही फंडामेंटल वैल्यू है। ठीक है ना। देर आर टू एस्पेक्ट्स इन ट्रस्ट, एक इंटेंशन, दूसरा कॉम्पिटेंस, है ना। इंटेंशन मतलब जो उसका इरादा है, नेचुरल एक्सेप्टेंस से रिलेटेड होता है, एंड कॉम्पिटेंस का मतलब है उसकी एबिलिटी क्या है किसी टास्क को पूरा करने की, किसी काम को करने की। तो हम इसमें डिफरेंस अभी देखेंगे। तो ये इंटेंशन और कॉम्पिटेंस में डिफरेंस पूछा गया है आपसे एकेटीयू में। तो इंटेंशन का मतलब है द विलिंगनेस और डिजायर टू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स, जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का इंटेंशन होता है आपके अंदर, आपकी कुछ डिजायर्स हैं, विलिंगनेस हैं कि आप कुछ अच्छा करें दूसरों के लिए, ऐसी आपकी इंटेंशन है। कॉम्पिटेंस का मतलब है एबिलिटी, द एबिलिटी और स्किल्स और नॉलेज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए टास्क सक्सेसफुली, कि किसी टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर स्किल्स हैं या आपके अंदर नॉलेज है। ठीक है ना, तो वो कहलाता है कॉम्पिटेंस। तो दोनों में अंतर है, इंटेंशन और कॉम्पिटेंस में। तो जैसे इंटेंशन के लिए एग्जांपल आप ले सकते हैं, ए डॉक्टर सिंसियरली वांटिंग टू हेल्प अ पेशेंट, किसी पेशेंट की वो सिंसियरली हेल्प करना चाहता है, तो वो तो उसकी एक इंटेंशन होगी, इरादा है। लेकिन एक बात बताओ, अब वो इंटेंशन तो सही है उसकी कि वो हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसके स्किल्स नहीं है, कि मान ली सर्जरी करनी है, किसकी ऑपरेशन करना है, और डॉक्टर चाहता तो है कि मैं, वो सिंसियरली चाहता तो है मैं इसकी हेल्प करूं, मैं इसका ऑपरेशन करूं, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो वो कैसे करेगा। इंटेंशन तो है, लेकिन इंटेंशन के साथ साथ कॉम्पिटेंस, उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो कॉम्पिटेंस में क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ए डॉक्टर हैविंग द मेडिकल नॉलेज, उसको मेडिकल नॉलेज होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए टू ट्रीट द पेशेंट। ओके, कंफ्यूजन क्या हो जाता है कई बार, है ना, कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि वी समटाइम्स एज्यूम दैट अ वेल इंटेंशन पर्सन इज ऑल्सो कॉम्पिटेंट, कि भाई कई बार हमें कि इसकी इंटेंशन अच्छी है तो क्या वो कॉम्पिटेंस हो सकता, कॉम्पिटेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है। विच मे बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू, कि भाई इरादा तो अच्छा है लेकिन नॉलेज नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने की। दूसरा कि वी मे मिस्टेक द कॉम्पिटेंस फॉर गुड इंटेंशन, जरूरी नहीं कि अगर किसी के अंदर एबिलिटी है तो उसकी इंटेंशन अच्छी हो, वो कर तो सकता है, लेकिन उसकी अगर इंटेंशन खराब हुई तो, मान लीजिए एक डॉक्टर है और वो किसी पेशेंट का क्या कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, लेकिन उसकी इंटेंशन अगर अच्छी नहीं हुई तो क्या वो सही कर पाएगा, उसको नहीं कर पाएगा। तो इंटेंशन और कॉम्पिटेंस दोनों का होना जरूरी है, लेकिन दोनों क्या है बेटा, अलग अलग चीजें हैं। ट्रस्ट इज द फंडामेंटल वैल्यू एंड लव इज अ कंप्लीट वैल्यू, ये पूछा गया था ना आपसे यहाँ पर, ट्रस्ट इज अ फंडामेंटल वैल्यू एंड लव इज अ कंप्लीट वैल्यू। तो ध्यान देना, जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, ये फाउंडेशन है। ट्रस्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप के लिए, है ना। मान लीजिए आपकी किसी से दोस्ती होगी तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, आप दोस्ती किससे करोगे, जिसके ऊपर ट्रस्ट होगा। भाई आपसे किसी का इंटरेक्शन हुआ फर्स्ट क्लास में, आप मान लीजिए आपने बीटेक में एडमिशन लिया और आप क्लास के अंदर गए, है ना, तो आपका फर्स्ट इंटरेक्शन होगा, कई लोगों से इंटरेक्शन होगा, लेकिन क्या सबसे उतनी अच्छी दोस्ती हो पाती है, क्या सबसे उतनी अच्छी बॉन्डिंग बन पाती है, नहीं बन पाती ना। तो किसी के साथ बनती है, किसी की, तो जब ट्रस्ट बनने लग जाता है तो ये एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट होता है ट्रस्ट। तो एक तरह से जब स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज द फाउंडेशन, है ना। ये क्या है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये फाउंडेशन है, ट्रस्ट इज अ फाउंडेशन। विदाउट ट्रस्ट कोऑपरेशन, इमोशनल बॉन्ड्स एंड टीम वर्क कैन नॉट बी डेवलप, कि जो अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो टीम वर्क डेवलप नहीं हो सकता, इमोशनल बॉन्ड्स जो है डेवलप नहीं हो सकते हैं, है ना। कि
इन प्रोफेशनल सेटिंग्स, प्रोफेशनल लाइफ में क्या है कि ट्रस्ट जो है इंश्योर करता है प्रोडक्टिविटी को एंड कोलेबोरेशन को। इन पर्सनल रिलेशनशिप इट इंश्योर द इमोशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। पर्सनल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो इमोशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आती है किससे, अगर हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये जो ट्रस्ट है ये तो एक फंडामेंटल वैल्यू है ह्यूमन बीइंग की। लेकिन जो लव है वो कंप्लीट वैल्यू है ना, ऐसा कह सकते हैं। जो ट्रस्ट अगर कोई देखिए अगर लव है ना तो उसके अंदर ट्रस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि बिना ट्रस्ट के लव हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ट्रस्ट तो है, स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रस्ट, लेकिन उसमें जरूरी नहीं कि लव हो, ठीक है ना। तो लव एज अ कंप्लीट वैल्यू, लव इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शन किससे आएंगे, ट्रस्ट से। लेकिन जो हाईएस्ट फॉर्म है इमोशनल कनेक्शन की वो लव कहलाता है, वेयर इंडिविजुअल्स एक्ट सेल्फलेसली, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के जो है वो वेल बीइंग के लिए, दूसरों के लिए काम करता है। लव इज कंप्लीट बिकॉज इट एम्बडीज ट्रस्ट, क्योंकि इसके अंदर ट्रस्ट तो आ ही रहा है, केयर आ रहा है। देखिए ट्रस्ट, देखिए अगर हम कह रहे हैं कि लव अगर है तो इसका मतलब ट्रस्ट भी है, उसके अंदर केयर भी है, एम्पैथी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। लव स्ट्रेंथ रिलेशनशिप एंड एनहांस द ह्यूमन वेलबींग, दूसरों की भलाई के लिए, ह्यूमन की भलाई के लिए जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है क्या, लव। आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ ट्रस्ट वेरिफिकेशन। ट्रस्ट को वेरीफाई करने के जो मेथड्स होते हैं, देखो यहाँ पूछा गया था कि एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ इट्स वेरिफिकेशन इन ब्रीफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड वेरिफिकेशन, ट्रस्ट डेवलप ओवर ए टाइम, कि भाई आप जो एक्सपीरियंस आता है ट्रस्ट, आप लोग जो है आपस में आप जो है इंटरेक्ट करते हैं आपस में, कुछ समय निकलता है, कुछ समय बीतता है और धीरे धीरे जो है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जो है वो डेवलप होता जाता है। तो एक्सपीरियंस से आता है, कहाँ से आता है, बार बार जो है आप इंटरेक्ट करते हैं, रिपीट मतलब पॉजिटिव इंटरेक्ट। मान लीजिए आप जो है किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, है ना, 5 मीटिंग हो गई किसी व्यक्ति के साथ और हर बार जो है पॉजिटिव इंटरेक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होने लग जाता है। रेफरेंस बेस्ड, अगर आपको बता दिया किसी ने, रेफरेंस दे दिया कि यार ये फलाना व्यक्ति जो है ना, ये ऐसा है तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, तो किसी ने रेफरेंस दे दिया तो रेफरेंस बेस्ड वेरिफिकेशन कहलाएगा। भाई वेरीफाई हो गया वो किसने, रेफरेंस के माध्यम से। वी ट्रस्ट समवन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम द रिलायबल रिसोर्सेस, ऐसे किसी रिलायबल रिसोर्सेस से आपको पता लगा, सोर्स से पता लगा कि यार ये ठीक है ना, रेफरेंस के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट इज वेरीफाइड व्हेन एक्शंस आर कंसिस्टेंट विद द वर्ड्स एंड देयर इज ओपननेस इन द कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है ना, जो ओपननेस होती है, मतलब जो आप बोल रहे हैं कंसिस्टेंट विद द वर्ड्स, ध्यान देना, एक्शन आर कंसिस्टेंट विद द वर्ड्स, जो आप बोलते हैं वो आप करते हैं। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए आपका कोई मित्र है, ठीक है ना, और आपने पूछा कि यार एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है तेरी, उसने बोला कि यार अभी तो मैं 1 यूनिट कर पाया हूं, और वास्तव में उसने 5 यूनिट लपेट रखी है, वो रिवीजन कर रहा है ना। तो आपसे क्या बोल रहा है, अरे यार मैं तो अभी 1 यूनिट कर पाया, मैं रात भर पढ़ ही नहीं पाया। वो पूरी रात पढ़ा है लेकिन बोल रहा है पढ़ नहीं पाया, और जब रिजल्ट आ रहा है उसका तो एकदम भयंकर रिजल्ट आ रहा है, बोलेगा यार मैं तो 1 यूनिट, ऐसा हो सकता है कि 1 यूनिट पढ़ के जाएगा तो उसका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो आज आपका जो दोस्त है आपके साथ बोल कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है, बोल रहा है 1 यूनिट पढ़ी है, पढ़ रखी है उसने 5 यूनिट, ठीक है ना। तो जो अगर मान लीजिए बार बार अगर दोस्त आपका ऐसा बोलेगा तो कहीं ना कहीं आप उस पर ट्रस्ट जो है वो आप तो विश्वास नहीं करोगे ना बाद में कि भाई तेरा 1 यूनिट पढ़ के इतना अच्छा रिजल्ट कैसा आ सकता है। तो जो एक्शंस हैं, है ना, अगर जो जैसा आपने कुछ बच्चा, कोई मान लीजिए, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपसे बार बार कुछ कह रहा है और वो उसका एक्शन भी दिख रहा है आपको, है ना, वह जो बोल रहा है वो कर भी रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसपेरेंसी है और वहां पर कंसिस्टेंसी है। लॉजिकल एनालिसिस इन प्रोफेशनल लाइफ हो गया या सोसाइटी के अंदर जो होते हैं, तो ट्रस्ट इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू अ लॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस, ठीक है ना। तो लॉजिकल एनालिसिस से भी हम जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बेटा आपसे कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ट्रस्ट, एक्सप्लेन करना है, तो कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं ट्रस्ट की, देख लीजिएगा। इंटरपर्सनल ट्रस्ट होता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, सिचुएशनल ट्रस्ट एंड सेल्फ ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रस्ट। तो एक बार इस हेडिंग को आप याद कर लें और बाकी बेटा आप अपने मन से बना सकते हैं, है ना। आप देख सकते हैं जैसे इंटरपर्सनल ट्रस्ट का मतलब है कि ट्रस्ट इन पर्सनल रिलेशनशिप, जो पर्सनल रिलेशनशिप होती हैं बिटवीन फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो ट्रस्ट है वो क्या कहलाएगा, इंटरपर्सनल ट्रस्ट कहलाएगा। इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं तो वो कहलाएगा इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, ठीक है। सिचुएशनल ट्रस्ट मतलब है ट्रस्ट बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप, भाई एक बात बताओ, आप जो है फ्लाइट यूज कर रहे हो, तो जो फ्लाइट है ना, तो पायलट पे तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप बैठ ही नहीं पाओगे इसमें, ठीक है ना। तो सिचुएशनल ट्रस्ट,
ठीक है ना। अब मान लीजिए आपका दोस्त बाइक चला रहा है, तो आप अपने दोस्त पे तो आप पीछे बैठे हो, तो पीछे बैठ के तभी जा सकते हो ना जब आपको ट्रस्ट होगा कि यार तेरा दोस्त जो है बाइक चला रहा है ना, या कार चला रहा है, तभी तो उसके पास उसके साथ बैठ के जा सकते हो। तो वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन हो जाती है। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है कि कॉन्फिडेंस इन वन ओन एबिलिटी एंड डिसीजन, कि भाई सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है कि आपको खुद के ऊपर भी तो विश्वास होना चाहिए। आप कोई डिसीजन ले रहे हो, है ना, तो आपके जो या आपकी जो अपनी खुद की एबिलिटीज हैं उन पर भी ट्रस्ट होना जरूरी है। आपने बीटेक में एडमिशन ले लिया, आपने डिसाइड कर लिया, आपने डिसीजन लिया, तो आपके अंदर क्या होना, आपने ट्रस्ट करा होगा ना अपने ऊपर कि यार मैं बीटेक करूंगा, आपने डिसाइड कर लिया, आपने डिसीजन ले लिया है, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने अपने ऊपर आपको जो है ट्रस्ट होना चाहिए। और बीटेक करूंगा, आपके अंदर आपको पता है कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं बीटेक कर लूंगा और बीटेक करने के बाद एक अच्छी जॉब लूंगा। ठीक है ना, तो सेल्फ ट्रस्ट भी जरूरी है। टेक्नोलॉजिकल ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट इन टेक्नोलॉजी। अब हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उस पर ट्रस्ट है। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूँ, तो मैं इस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ तभी ना इसको रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। सिस्टम हो गया, हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज कर रहा हूँ, तो मैं सिस्टम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑनलाइन बैंकिंग सिक्योरिटी पे आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा हमारा ट्रस्ट का, ये भी कंप्लीट हो गया। अब ट्रस्ट का जो क्वेश्चन है वो किसी भी तरीके से पूछेगा तो आपके पास एक कंटेंट आ गया है। हो सकता है कि अलग से ट्रस्ट के ऊपर एक अलग से और क्वेश्चन बना दे वो, लेकिन आपके पास घुमा फिरा के यही कंटेंट आपको वहां पर लिख करके आना होता है। बस आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, कंटेंट को रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि यार क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा तो मैं ऐसे लिख करके आऊंगा। ठीक है, अब जो है ट्रस्ट के बाद एक क्वेश्चन बनता है रेस्पेक्ट का। अब रेस्पेक्ट भी देखो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो एक क्वेश्चन हम रेस्पेक्ट करेंगे। कह रहा है कि एक्सप्लेन द रेस्पेक्ट एंड हाउ वी आर जनरली मेकिंग डिफरेंशिएशन इन द नेम ऑफ रेस्पेक्ट, कि रेस्पेक्ट के नाम पर हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं चीजों को। एक्सप्लेन द मिनिमम कंटेंट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के लिए मिनिमम कंटेंट क्या होना चाहिए रेस्पेक्ट का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ लिया गया था अलग तरीके से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है। जब भी डिफरेंस पूछे तो टेबल की फॉर्म में लिखने की कोशिश करना। एंड विच ऑफ द टू इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू। अब आप मुझे बताओ रेस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट में से नेचुरली आप किसको एक्सेप्ट करोगे। ऑब्वियसली रेस्पेक्ट, है ना। तो इसका तो आंसर आपको यही पता लग गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पेक्ट, हाउ डू वी डिसरेस्पेक्ट अदर्स, कि हम जो अदर बाकी लोगों को हम किस तरह से डिसरेस्पेक्ट करते हैं, है ना, वो भी आपको लिखना है। व्हाट डज सम्मान एंड रेस्पेक्ट मीन्स, कि सम्मान और रेस्पेक्ट का क्या मतलब होता है। एंड हाउ कैन यू एंश्योर दैट द रेस्पेक्ट बिकम्स अ वैल्यूड पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी, कि जो रेस्पेक्ट है वो किसी भी सोसाइटी के लिए एक बहुत वैल्यूएबल होता है। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द रेस्पेक्ट एंड डिफरेंशिएशन, तो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर ढूंढते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब सम्मान, तो सम्मान सबको चाहिए, रेस्पेक्ट सबको चाहिए, और ऑब्वियसली ये नेचुरली एक्सेप्टेबल होगा, और ये लाइफ टाइम चाहिए सबको ना। ऐसा तो है नहीं कि आज आपको रेस्पेक्ट चाहिए, आज सम्मान चाहिए और अगले साल आपको सम्मान नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो रेस्पेक्ट मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द डिग्निटी, राइट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स, कि दूसरों की डिग्निटी, दूसरों के राइट, दूसरों की फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचानना। एंड ट्रीटिंग देम विद काइंडनेस, और उनके साथ आपको व्यवहार करना है, उनके साथ ट्रीट करना है। काइंडनेस, है ना, दयालुता दिखानी है। फेयरनेस, है ना। इट इज द फाउंडेशन ऑफ अ हार्मोनियस सोसाइटी, एक हार्मोनियस सोसाइटी का एक फाउंडेशन है क्या, रेस्पेक्ट, कि भाई एक दूसरे की अगर रेस्पेक्ट करेंगे तो एक अच्छी सोसाइटी बनेगी, और उस सोसाइटी के अंदर क्या होगी, हार्मनी होगी, यानी कि उस सोसाइटी के जो लोग हैं आपस में सामंजस्य रहेगा, उनके अंदर आपस में मिलजुल के रहेंगे, यानी वो कहलाएगी हार्मोनियस सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन इन द नेम ऑफ रेस्पेक्ट, कि रेस्पेक्ट के नाम पे किस तरह से डिफरेंशिएशन मतलब भेदभाव, तो रेस्पेक्ट के नाम पे किस तरह से जो समाज है वो भेदभाव करता है। ध्यान देना, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन इन द नेम ऑफ रेस्पेक्ट, कि रेस्पेक्ट के नाम पे, सम्मान के नाम पे जो है कभी कभी जो समाज है वो डिफरेंशिएट करता है, यानी कि भेदभाव करता है। मेनी टाइम सोसाइटी डिफरेंशिएट, कई बार क्या होता है जो सोसाइटी है वो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन इंडिविजुअल्स के बीच में भेदभाव करता है, डिफरेंशिएट करता है बेस्ड ऑन द पावर, उसकी पावर के बेसिस पे। किसी को लगता है कि ये बंदा जो है इसकी तो बहुत पावर है, इसकी तो मिनिस्टर से बात है, इसकी तो बड़े बड़े लोगों से बात है, उसके साथ अलग तरीके का व्यवहार होगा, और जो एक जिसको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, उसके साथ व्यवहार अलग होगा। वेल्थ के बेसिस पे, कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, वो धनवान कितना है, उसके हिसाब से, कि वो गरीब है कि वो अमीर है। कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, है ना। प्रोफेशन के बेसिस पे, इसका प्रोफेशन क्या है, इसका अच्छा प्रोफेशन है, इसका जो है
ज़्यादा कमाता है, कम कमाता है, तो उसके बेसिस पे कई बार जो है रेस्पेक्ट के नाम पे जो है डिफरेंशिएशन होता है। सम पीपल आर गिवन एक्सेसिव रेस्पेक्ट, कुछ लोग जो है ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं टू देयर सोशल पोजीशन, सोशल पोजीशन के आधार पे, उसकी जो स्थिति है, उसकी पोजीशन क्या है समाज में, उसके आधार पे उसको जो है बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दे देते हैं। वाइल अदर्स आर इग्नोर, जबकि वो लोग कुछ जो है कुछ लोगों को इग्नोर कर देते हैं या उनको पुअरली ट्रीट करते हैं। दिस क्रिएट्स इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, और इसके कारण क्या होता है, इनइक्वलिटी क्रिएट होती है, असमानता क्रिएट होती है, डिस्क्रिमिनेशन है ना, भेदभाव क्रिएट होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। नाउ व्हाट इज मिनिमम कंटेंट ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के जो मिनिमम कंटेंट है वो क्या होना चाहिए, देखो लिखा हुआ था ना, एक्सप्लेन द मिनिमम कंटेंट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जो है बस थोड़ी समझ डेवलप करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एट द वेरी लीस्ट एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व, क्या डिजर्व करता है कि बेसिक उसके अंदर पोलाइटनेस होना चाहिए, स्पीकिंग रेस्पेक्टफुली, लिसनिंग अटेंटिवली, मतलब आपको जो है रेस्पेक्ट, दूसरों के साथ जब आप बात कर रहे हैं ना तो आपको रेस्पेक्टफुली बोलना है। दूसरा कि जो दूसरे व्यक्ति बोल रहे हैं अटेंटिवली उसको सुनना है, ऐसा नहीं कि दूसरा व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और आप जो है इग्नोर मार रहे हो, है ना, और जो है सुनने का नाटक कर रहे हो, तो ये उसके अंदर होना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन द कास्ट, रेस और जेंडर, जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे कोई भेदभाव ना हो, नो डिस्क्रिमिनेशन। एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल वर्थ, रिकॉग्नाइजिंग ईच पर्सन डिग्निटी, हर एक पर्सन की डिग्निटी को रिकॉग्नाइज करना, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करना और उनको जो है अच्छे से ट्रीट करना। ठीक है, अब आता है डिफरेंस बिटवीन रेस्पेक्ट एंड डिसरेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट में डिफरेंस एक में पूछा जा चुका है पहले कई बार। तो रेस्पेक्ट का मतलब है ट्रीटिंग अदर्स विद काइंडनेस, कि दूसरों के साथ आप काइंडनेस दिखाएं, फेयरनेस दिखाएं, है ना, और डिग्निटी, दूसरे की डिग्निटी का जो है ध्यान रखें। डिसरेस्पेक्ट का क्या मतलब है, इग्नोरिंग, आप इग्नोर कर रहे हो किसी को, किसी इंसल्ट कर रहे हो, है ना, उसके जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, या फिर किसी की वो गरीब है कि वो अमीर है उसके बेसिस पे आप उसको इग्नोर कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो। और ट्रीटिंग अदर्स अनफेयरली, आप उसको फेयरली ट्रीट नहीं कर रहे हो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे लिसनिंग टू समवंस ओपिनियन इवन इफ यू डिसएग्री। रेस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई व्यक्ति अगर आपसे बात कर रहा है, उसका जो ओपिनियन है उसको सुनो आप, भले आप डिसएग्री करो, भले आप उसकी बात को ना मानो, लेकिन सुनना चाहिए। ठीक है, दूसरा डिसरेस्पेक्ट का मतलब है इंटरप्टिंग और मॉकिंग समवन व्हाइल दे स्पीक। मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल रहा है और आप उसको बोलने से रोक दे रहे हो, तो उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो आप, डिसरेस्पेक्ट। इंपैक्ट क्या आता है रेस्पेक्ट का, अगर रेस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की तो एक ट्रस्ट जो है बिल्ड होगा, हार्मनी बिल्ड होगी, है ना, हार्मनी आएगी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर और फैमिली के अंदर, और एक दूसरे के साथ जो है कॉपरेशन बढ़ेगा अगर एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। डिसरेस्पेक्ट से क्या होगा, क्रिएट्स द कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे, निगेटिविटी आएगी, ठीक है ना, एंड आइसोलेशन जो है वो इंक्रीज होगा। ये पूछा गया था आपसे कि रेस्पेक्ट या डिसरेस्पेक्ट किसको आप नेचुरली एक्सेप्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि रेस्पेक्ट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल बिकॉज इट क्रिएट द पॉजिटिव, अ पीसफुल एंड कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पीसफुल एनवायरनमेंट, एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होती है किसकी वजह से, रेस्पेक्ट की वजह से। जबकि डिसरेस्पेक्ट को जो है उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है लीड बढ़ेगा, एक दूसरे की फीलिंग्स जो है वो हर्ट होंगी, है ना, सोसाइटी में डिवीजन होगा। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिसरेस्पेक्ट। नेक्स्ट आता है हाउ डू वी डिसरेस्पेक्ट, हम दूसरों की डिसरेस्पेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे जज द पीपल सुपरफिशियली, रेस्पेक्टिंग पीपल बेस्ड ऑन वेल्थ, कि जब हम दूसरों की वेल्थ के बेसिस पे, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, वो पुअर है, गरीब है, अमीर है, उसके बेसिस पे जब हम चीज़ों को देख रहे होते हैं तो इसका मतलब आप उसको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। किसी की पावर के बेसिस पे, अपीयरेंस इंस्टीड ऑफ ट्रू क्वालिटीज, उसके अंदर ट्रू क्वालिटीज, उसकी ईमानदारी को ध्यान नहीं रख रहे हैं, है ना। इग्नोर द अदर पर्सपेक्टिव, दूसरों के जो पर्सपेक्टिव होते हैं, दूसरों के जो विचार होते हैं, दूसरों के जो ओपिनियंस होते हैं, उनको हम वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं, तो इसका मतलब हम डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द सोशल फैक्टर, ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ड्यू टू कास्ट, जेंडर एंड इकोनॉमिक, घुमा फिरा के वही चीजें बार बार आएंगी। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम ये कुछ पॉइंट्स आप बना करके लिख सकते हो कि डिसरेस्पेक्ट कैसे कर रहे होते हैं दूसरों की। नाउ एंश्योरिंग द रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर रेस्पेक्ट को कैसे एंश्योर करोगे आप, कि एजुकेशन अवेयरनेस के माध्यम से, है ना, कि टीचिंग रेस्पेक्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड, कि बचपन से ही रेस्पेक्ट सिखाई जाए, कि रेस्पेक्ट कैसे करनी है, बच्चों को सिखाया जाए कि एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और रेस्पेक्ट जो है किस तरह से कर सकते हैं, और जो है वो किस तरह से उसको जब बचपन से ही वो सीखता हुआ आएगा रेस्पेक्ट करने के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, तो वो उसका इंपैक्ट दिखाई देगा सोसाइटी में। इक्वल ट्रीटमेंट एंश्योरिंग द फेयर अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, हर किसी के लिए जो है फेयर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, है ना, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। रोल मॉडल्स प्रमोटिंग द लीडर्स हु डेमोन्स्ट्रेट द रेस्पेक्ट,
कि ऐसे लीडर को प्रमोट करो, है ना, उनको रोल मॉडल बनाओ जो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हो, ना कि जिस तरह के आप देखते हैं नेता वगैरह जो है एक दूसरे को हमेशा गरियाता रहते हैं, है ना। अभी आपने देखा होगा रणवीर अलाहाबादिया कौन करके है, कुछ कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी उसमें करके। तो ऐसे लोगों को थोड़ी ना प्रमोट करना चाहिए जो एक सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, फैमिली के लिए, देश के लिए बहुत खतरनाक लोग होते हैं। तो रोल मॉडल्स ऐसे होने चाहिए जो जो रेस्पेक्ट को डेमोस्ट्रेट करें। कल्चरल चेंज, एनकरेजिंग द इंक्लूसिव ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। तो कल्चर को जैसे कल्चर चेंज होता है या फिर एक दूसरे के जो कल्चर्स हैं, है ना, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं अलग अलग कल्चर के, अलग अलग ट्रेडिशन है, तो उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन द रेस्पेक्ट एंड डिफ्रेंसिएशन, तो रेस्पेक्ट में और डिफ्रेंसिएशन में क्या डिफरेंस है, तो रेस्पेक्ट पहले भी आ चुका है। रिकॉग्नाइजिंग द वर्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इक्वली, ठीक है ना, कि हर एक की जो है इंडिविजुअल की जो वर्थ है ना, उसकी जो है आपको रेस्पेक्ट करनी है, उसके ओपिनियन को ध्यान में रखना है, उसके ओपिनियन को सुनना है, भले ही आप डिसएग्री कर जाएं। क्रिएटिंग द डिवीजन, डिफरेंशिएशन से क्या होता है, डिवीजन क्रिएट होता है कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, है ना, वेल्थ के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं ट्रीटिंग ऑल एम्प्लॉइज विद फेयरनेस एंड एप्रिसिएशन, है ना, तो भाई आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको आप इक्वली ट्रीट करें, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे, ना कि उनके पर्सनल कनेक्शन है। जिसके पर्सनल कनेक्शन है उनको आप जो है ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, उनकी सैलरी ज़्यादा बढ़ रही है, और जिनके पर्सनल कनेक्शन नहीं है लेकिन वो फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। डिफरेंसेस का मतलब है फेवरिंग वन ग्रुप ओवर अंडर ड्यू टू स्टेटस और कनेक्शन, किसी के अच्छे कनेक्शन है तो उसको जो है उसका फेवर कर लिया, उसकी सैलरी बढ़ा दी, है ना, तो ये डिफरेंस के अंदर आ जाएगा। इम्पैक्ट क्या आएगा, ये यूनिट को, जो रेस्पेक्ट है वो यूनिट को प्रमोट करता है, कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। जो डिफरेंशिएशन है इससे क्या होता है, सोशल इनजस्टिस होता है और इनइक्वलिटी, असमानता आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, है ना, यूनिट हमारी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। क्रिटिकली एग्जामिन, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेट ऑफ सोसाइटी टुडे इन टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। तो ह्यूमन गोल, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल का मतलब है व्यापक मानव लक्ष्य, तो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल के ऊपर भी एक क्वेश्चन जो है बन जाता है, ठीक है। तो व्हाट आर द प्रोग्राम्स नीडेड टू अचीव द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल, कि कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स की नीड होती है, वो प्रोग्राम्स आपको बताने। लिस्ट एंड डिफाइन ईच ब्रीफली, एंड हाउ विल यू डिफाइन एंड एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होता है उसको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। डिस्कस इन द लाइट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल, है ना, तो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को ध्यान रखते हुए इस का आंसर आपको करना है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एंडीवर इन सोसाइटी कंडक्टिव टू मानवीय व्यवस्था, ठीक है। चलिए तो आंसर देखते हैं इसका क्या लिखना है इसके अंदर। द प्रोग्राम्स नीडेड टू अचीव द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स आर द राइट अंडरस्टैंडिंग among the human being and to facilitate the fulfillment of the basic aspirations of all human being in the society। तो ध्यान देना कि जो प्रोग्राम, द प्रोग्राम्स नीड टू अचीव द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोग्राम्स नीडेड हैं, तो सबसे पहले तो राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किसकी, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अमंग द ह्यूमन बीइंग एंड फैसिलिटेट टू फुलफिल द बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ध्यान देना जो ह्यूमन बीइंग की बेसिक एस्पिरेशंस होती हैं, जो हम पहले ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, तो ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक एस्पिरेशन है उनको फुलफिल करने के लिए, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो एक राइट अंडरस्टैंडिंग, एक समझ पैदा करनी पड़ेगी। तो दीज आर दी फॉलोइंग कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स, कौन कौन से कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स हैं, पहला राइट अंडरस्टैंडिंग यानी समाधान। इट इज ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व करा गया कि राइट अंडरस्टैंडिंग इज द अटमोस्ट नीड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है राइट अंडरस्टैंडिंग, बीइंग टू एस्केप फ्रॉम ऑल द कॉन्ट्राडिक्शंस अमंग द ह्यूमन बीइंग एंड टू क्रिएट द हार्मनी इन अमंग देम। आपस में एक हार्मनी को किस तरह से हम सामंजस्य में रहते हैं, तो सबसे पहले तो एक राइट अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि, प्रोस्पेरिटी का मतलब है कि आपके पास इतनी चीजें होनी चाहिए ताकि आप अपनी जो बेसिक एस्पिरेशन है उनको पूरा कर सकें, अपनी नीड पूरा कर सकें, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, और साथ ही साथ इतनी एक्स्ट्रा होनी चाहिए आपके पास कि आप दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ कर सकें, है ना, तो तब कहलाएगा कि आप, वो कहलाता है प्रोस्पेरिटी। इन द फैमिली प्रोस्पेरिटी इज वेरी मच नीडेड, फैमिली को चलाने के लिए प्रोस्पेरिटी बहुत जरूरी है। इट इज द फीलिंग टू हैव मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास इतनी फिजिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए कि आप अपनी फैमिली को अच्छे से पाल सकें, और दूसरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा होनी चाहिए ना, लिखा है ना कि
मोर देन द रिक्वायर्ड, जितनी रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए ताकि आप दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है फियरलेसनेस और ट्रस्ट। दिस गोल इज वेरी अप्रिशिएटिंग इन द फैमिली। भाई फियरलेसनेस फैमिली के अंदर रहेगा, आदमी के अंदर कोई भय नहीं होना चाहिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए। आप फैमिली में रहो या आप समाज में रहो या आप किसी देश में रहो, है ना, जहां भी आप रहो, किसी कॉलोनी में रहो, तो फियर नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पे। कोएग्जिस्टेंस इन द नेचर, इफ देर इज नो कोएग्जिस्टेंस इट मीन्स दैट देर इज a relationship and compatibility among all the entities in the nature। coexistence का मतलब पहले भी आपको मैंने बताया था यूनिट नंबर 2 में कि आप लोग जो है नेचर के साथ किस तरह से रह रहे हैं, है ना, नेचर की भी आपको रेस्पेक्ट करनी है। 4 लिविंग्स मैंने 4 लेवल बताए थे लिविंग के, लिविंग इन फैमिली, लिविंग इन सोसाइटी, लिविंग इन नेचर एंड लिविंग इन माई सेल्फ। ठीक है ना, तो हर एक लेवल में आपको जो है सामंजस्य में रहना होगा, हारमोनी में रहना होगा। ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो वन ऑफ देम। ठीक है ना, तो दे आर फ्री फ्रॉम ऑल द क्रीड्स, कास्ट, रिलीजियंस एंड कल्चर्स। नाउ दीज आर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स नीडेड टू अचीव दीज कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स हमने पढ़े हैं अभी, राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रोस्पेरिटी, फियरलेसनेस और ट्रस्ट और कोएग्जिस्टेंस, तो इन ह्यूमन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या प्रोग्राम्स हैं? फर्स्ट वन, एजुकेशन, राइट लिविंग, शिक्षा, संस्कार। एजुकेशन का क्या मतलब हुआ? इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द हार्मनी एट ऑल 4 लेवल्स। जो 4 लेवल्स मैंने बताए, इंडिविजुअल लेवल यानी सेल्फ, फैमिली, है ना, सोसाइटी और नेचर, ये चारों लेवल पे जो है आपको इनकी चारों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है खुद के साथ भी रहते ही हैं, है ना, खुद तो है ही, आप फैमिली में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं और नेचर के साथ भी आपका इंटरेक्शन होता है, एनवायरनमेंट के साथ भी आपका इंटरेक्ट होता है। इन चारों लेवल पे आपकी एक राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो एजुकेशन से आएगी। संस्कार, इट रेफर्स टू लाइव इन हार्मनी एट 4 लेवल। इन चारों लेवल में आपको हार्मनी में रहना है। नेक्स्ट जो आता है हेल्थ, हेल्थ, सेल्फ रेगुलेशन, स्वास्थ्य एंड संयम। हेल्थ का मतलब क्या है? व्हेन द बॉडी, यानी व्हेन द बॉडी इज फिट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द सेल्फ। सेल्फ मतलब मेरा माइंड, आई, तो सेल्फ के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होगी तो बॉडी उसके हिसाब से एक्ट करेगी। एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी आर इन हार्मनी, तो बॉडी के पार्ट्स जो है वो हार्मनी में रहने चाहिए एक दूसरे के साथ। नाउ व्हाट इज संयम? तो रेफर्स टू अ फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्सिंग, protecting and rightly utilization the body and it is the basis of स्वास्थ्य। मतलब एक तरह से आपको स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रहने के लिए यानी कि बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए उसको दिशा निर्देश कौन देता है? तो उसको दिशा निर्देश कौन देता है? सेल्फ यानी कि माइंड यानी कि आई। ठीक है ना, ये पॉइंट यूनिट नंबर 2 में भी आया था। जस्टिस, प्रिजर्वेशन, जस्टिस को देखो जस्टिस होना चाहिए और प्रिजर्व होनी चाहिए चीजें, है ना, न्याय और सुरक्षा, न्याय और सुरक्षा। जस्टिस का मतलब है इट रेफर्स टू बीइंग फेयरनेस विद ऑल ह्यूमन बीइंग, सभी ह्यूमन बीइंग के लिए एक जैसा सिस्टम होना चाहिए, एक जैसा लीगल फेयर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है ना। प्रिजर्वेशन का मतलब है कि इट रेफर्स टू द हार्मनी इन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द रेस्ट ऑफ द नेचर, कि ह्यूमन बीइंग को और जो रेस्ट ऑफ द नेचर है उनको क्या करना है? उनको हार्मनी में रहना है, एक दूसरे को साथ मिलजुल के रहना है। ठीक है ना, अपने नेचर का नुकसान नहीं करना है। प्रोडक्शन, वर्क यानी कि उत्पादन। जैसे प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? इट रेफर्स टू द आउटपुट फिजिकल प्रोड्यूस, यानी कि जो फिजिकली चीजें प्रोड्यूस हो रही होती हैं, मतलब प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, है ना, ह्यूमन एफर्ट से ये चीजें मिल रही होती हैं। वर्क का मतलब है द लेबर दैट ह्यूमन डज, है ना, भाई वर्क कौन करता है? लेबर वर्क करती है, इंसान वर्क करता है। एक्सचेंज एंड स्टोरेज, एक्सचेंज का क्या मतलब हुआ? इट मीन्स दैट एक्सचेंज ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि फिजिकल फैसिलिटीज को एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आपके पास आलू हैं और हमारे पास जो है गोभी है, आपकी गोभी खत्म हो गई, हमारे आलू खत्म हो गए, तो थोड़ी गोभी आप ले लो, थोड़े आलू हमें दे दो, तो फिजिकल फैसिलिटीज क्या हो गई? एक्सचेंज होगी, दोनों का काम जो है हो गया। स्टोरेज का मतलब है इट रेफर्स टू दी स्टोरेज ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, कि फिजिकल फैसिलिटीज को स्टोर कर लेना। जैसे चीजों को बहुत सारी चीजें अभी आएगा, ये स्टोरेज और एक्सचेंज जो है अलग से क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर आपको और डिटेल में इसको बताया जाएगा। जरूरी नहीं कि जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं यही एग्जाम्पल आप लेके आओ, आप अपने मन से और अच्छा एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एंड व्हाट आर इट्स इंप्लीकेशंस? यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या है और इसके इंप्लीकेशंस क्या है? एंड व्हाट इज द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, हाउ इट कैन बी रियलाइज्ड एंड व्हाट कैन बी द बेसिस, व्हाट कैन बी द बेसिस ऑफ एन अनडिवाइडेड सोसाइटी, द वर्ल्ड फैमिली? तो 2 नंबर में ये मेरे ख्याल से
क्वेश्चन पहले कई बार पूछा जा चुका है। तो अंडर सुनना, ध्यान सुनना, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का मतलब क्या है कि लिविंग इन हार्मनी ऑफ एन इंडिविजुअल राइट फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल टू द लेवल ऑफ एंटायर ऑर्डर और एग्जिस्टेंस इज नोन एज द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। ये कह रहा है कि जब हम इंडिविजुअल, देखो मैंने क्या बताया था, हार्मनी के 4 लेवल होते हैं, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और नेचर। तो ये यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का मतलब है कि ये स्टार्ट होता है फ्रॉम इंडिविजुअल और कहां तक जाता है, तो एग्जिस्टेंस यानी कि नेचर तक। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। द्वारा देखो, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर रेफर्स टू द हार्मोनियस सोशल स्ट्रक्चर दैट प्रमोट्स पीस, यानी कि ये क्या है कि हार्मोनियस सोशल स्ट्रक्चर है जो कि पीस को, प्रोस्पेरिटी को, कोएग्जिस्टेंस को प्रमोट करता है अमंग ऑल द ह्यूमंस व्हाइल मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। तो सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, पूरे का पूरा इंडिविजुअल, सोसाइटी, फैमिली, सोसाइटी और पूरा नेचर यानी कि एनवायरमेंट भी आ जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड जस्टिस, है ना। तो ये किस पर बेस है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे पर ट्रस्ट करें और सबके लिए जस्टिस होना चाहिए। रियलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, है ना, टीचिंग एथिकल, मोरल, सस्टेनेबल प्रैक्टिस फ्रॉम द अर्ली एज। ये पहले भी कुछ इस तरह के पॉइंट्स आ चुके हैं कि अर्ली एज से यानी कि चाइल्डहुड से जो है उनको सिखाया जाए, एथिक उनको एथिकल टीचिंग सिखाई, उनको दी जाए, है ना, उनको मोरल सिखाए जाएं। सस्टेनेबल प्रैक्टिस, सस्टेनेबल प्रैक्टिस का मतलब है कि जैसे जैसे बच्चों को सिखाया जाए कि यार पानी का, वाटर का मिसयूज नहीं करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सस्टेनेबल का मतलब है कि आज तो हमको पानी मिल रहा है, आने वाली जनरेशन में, आप दिल्ली का हाल देख लीजिए, पानी के लिए लोग तरसते हैं। ऐसी कई कंट्री हैं जहां पर पानी नहीं मिल रहा होता है, वाटर नहीं मिल रहा होता है। तो अगर हम वाटर का मिसयूज करेंगे, है ना, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि जब आपकी शादी होगी, फिर आपके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, है ना, तो आपके पोते परपोते होंगे ना, तो आपकी जो आने वाली जनरेशन हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको पानी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, पीने के लिए। तो वो होता है सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना होगा, ठीक है। म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, एक दूसरे पर एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा। एनकरेजिंग द सोसाइटी टू इंटरेक्ट विद द जस्टिस एंड कोऑपरेशन, है ना। तो ये टर्म्स कई बार आ चुकी हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमी, है ना, प्रमोटिंग द सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमी का मतलब है कि सभी जो है, जैसे अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है ना, वो कम होना चाहिए, गैप बहुत ज्यादा है। होलिस्टिक गवर्नेंस, गवर्नेंस सिस्टम दैट इज दैट इज द पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। मतलब जो होलिस्टिक गवर्नेंस है, गवर्निंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो कि लोगों को ध्यान में रखते हुए हो, लोगों के लिए हो, ठीक है ना। हालांकि कागजों में तो सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमीरों के लिए अलग तरीके का व्यवहार करा जाता है, गरीबों के लिए अलग करा जाता है। आप सभी इस बात को जानते हैं, है ना। चलिएगा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जो भी हमारा होलिस्टिक गवर्नेंस सिस्टम हो। इकोलॉजिकल बैलेंस, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, नेचर में आपको हार्मनी में रहना होगा, नेचर के साथ, थ्रू सस्टेनेबल कंजम्पशंस एंड कंजर्वेशन, यानी कि जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे वाटर को, पानी को, एयर को कंज्यूम कर रहे हो, तो वो सस्टेनेबल कंजम्पशन होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी उससे परेशान ना हो। ऐसा ना हो कि आप इतना मिस कर दें चीज़ों को, ताकि जो है आने वाली जनरेशन को कुछ ना मिल पाए, है ना। कंजर्व करना है, उनको संरक्षण करना है चीजों का, है ना। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। व्हाट कैन बी द बेसिस ऑफ एन अनडिवाइडेड सोसाइटी, द वर्ल्ड फैमिली, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी। अनडिवाइडेड सोसाइटी का क्या मतलब है कि वसुधैव कुटुंबकम, सोसाइटी आपस में बट नहीं रही है, यानी कि जो वर्ल्ड है पूरी की पूरी क्या, एक फैमिली है ना। इज बेस्ड ऑन द यूनिटी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कलेक्टिव वेलबींग, बेसिस ऑफ एन अनडिवाइडेड सोसाइटी। पहला, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, कि भाई जो अनडिवाइडेड सोसाइटी है, हम बोल रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव कुटुंबकम यानी कि द वर्ल्ड इज अ वन फैमिली, ये कैसे संभव है? इसका बेसिस क्या है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, यानी ट्रस्ट होना चाहिए, रेस्पेक्ट, कंपैशन फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, जस्टिस एंड इक्वलिटी, है ना। ये बार बार टर्म्स आ रही हैं, ये बात आप समझ गए होंगे, है ना। म्यूचुअल कोऑपरेशन, एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंट के प्रति आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, एंश्योरिंग द रिसोर्सेज एंड नॉलेज बेनिफिट टू ऑल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर फियरलेसनेस इन सोसाइटी, व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, वेयर डू यू विश टू लाइव, फियरलेस और फियरलेस सोसाइटी। एक अलग से छोटा सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आप जो है फियरलेस सोसाइटी में रहना चाहेंगे, यस और नो। ऑब्वियसली जहां पर फियरलेस सोसाइटी होगी तो वहीं पे तो इंसान रहना चाहेगा, है ना। तो फियरलेस सोसाइटी इज वन वेयर द पीपल लाइव विदाउट फियर, ये एक ऐसी सोसाइटी होती है फियरलेस सोसाइटी जहां पर आप जो बिना, विदाउट फियर ऑफ वायलेंस, है ना, इनजस्टिस नहीं होगा वहां पे, इनसिक्योरिटी नहीं होगी वहां पे। एंड टू अचीव दिस फॉलोइंग
मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब दी फॉलोइंग द मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, जस्टिस एंड फेयरनेस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एथिकल रिलेशनशिप होनी चाहिए। ये शब्द बार बार यूज हो रहे हैं, है ना, तो आपको ये पॉइंट्स बस हेडिंग्स जो है याद कर लेने हैं। व्हाट इज योर पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स एंश्योरिंग अ फियरलेस सोसाइटी, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आपका क्या पार्टिसिपेशन है कि एक फियरलेस सोसाइटी बने। आपको अपने आप से पूछना है, आस्क योर सेल्फ, एम आई स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आपकी सोसाइटी में इनजस्टिस हो रहा है किसी के साथ तो आप उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। एम आई प्रमोटिंग, क्या प्रमोट कर रहे हैं ट्रस्ट को एंड फेयरनेस को इन माई इंटरेक्शन, जब आप इंटरेक्ट करते हैं किसी के साथ क्या आप झूठ तो नहीं बोलते हैं, क्या आप ट्रस्ट जो है ट्रस्ट वाली बातें करते हैं, ट्रस्ट को प्रमोट करते हैं, फेयरनेस को आप प्रमोट करते हैं। एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग फॉर अदर्स, क्या मैं दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ इकोनॉमिक बैलेंस करने के लिए, या कुछ सामाजिक कार्यों में क्या मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। एम आई रेजिंग माई वॉइस अगेंस्ट करप्शन, क्या मैं करप्शन के अगेंस्ट अपनी वॉइस को रेज करता हूँ। एंड अनएथिकल बिहेवियर, अगर अनएथिकल बिहेवियर हो रहा है क्या मैं उसके अगेंस्ट बोलता हूँ। एम आई एजुकेटिंग अदर्स, क्या मैं दूसरों, अगर मैं आप इस लायक हैं कि आप दूसरों को सिखा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं, तो क्या आप ऐसा कर रहे हैं, है ना, क्या आप अपनी राइट्स और अपनी ड्यूटीज को निभा रहे हैं। अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, तब जाकर के जो सोसाइटी है वो एक फियरलेस सोसाइटी डेवलप हो पाती है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 3 का कि व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सचेंज एंड स्टोरेज, एक्सचेंज और स्टोरेज से आप क्या समझते हैं। हाउ द प्रेजेंट सोसाइटी फेल्ड फॉर दीज सिस्टम, और इस सिस्टम को जो है वो मेंटेन नहीं कर पाई, फेल हो गई हमारी सोसाइटी। तो ध्यान देना, मीनिंग ऑफ एक्सचेंज का मतलब है एक्सचेंज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, कि भाई आप गुड्स का एक्सचेंज कर सकते हैं, सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, वैल्यू बिटवीन द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, है ना, इंडिविजुअल के साथ या ग्रुप के साथ जो है अपनी जो चीजें हैं उनको एक्सचेंज करते हैं टू फुलफिल द म्यूचुअल नीड्स, अपनी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। और इट कैन इंक्लूड बटर सिस्टम हुआ करता था पहले, कि डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, एक चीज आपने दे दी, दूसरी जो आपके पास, मेरे आप मान लीजिए एक चीज आपके पास है, दूसरी चीज आपके पास है, और दोनों की एक दूसरे को जरूरत है, तो आपने आपस में शेयर कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। मोनेटरी एक्सचेंज, एक्सचेंज थ्रू मनी, है ना, और जो है मनी तो एक माध्यम है। जो भाई आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए किसी के घर में जो है आलू बोए हुए हैं, आपके पास जो है देने के लिए गोभी तो है नहीं उसको, तो आप उसको पैसों में खरीद सकते हैं, ठीक है ना। डिजिटल एक्सचेंज, ट्रांजेक्शन यूजिंग टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बैंकिंग, क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल आपको पता ही है। एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं बाइंग गुड इन एक्सचेंज फॉर मनी, मनी के माध्यम से आप चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं। भाई आप पैसा दे रहे हैं और पैसे के बदले कुछ ले रहे हैं, तो एक्सचेंज ही तो हो रहा है। एक्सचेंजिंग द लेबर फॉर सैलरी, आपने किसी से काम लिया, उसके बदले उसकी सैलरी दे दी। मीनिंग ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब क्या हुआ, स्टोरेज रेफर्स टू प्रिजर्व द रिसोर्सेज, आपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर लिया, गुड्स को प्रिजर्व कर लिया, या किसी इंफॉर्मेशन को भी आप प्रिजर्व करते हैं, स्टोर कर लेते हैं इन फॉर द फ्यूचर यूज के लिए। जैसे फूड स्टोरेज हो सकता है, फूड को स्टोर करना, ग्रेन्स को, वेजिटेबल्स को, और आने वाले टाइम में उसको फिर यूज करना। डेटा को स्टोर करते हैं, है ना, डिजिटल फाइल्स हो गई, क्लाउड स्टोरेज हो गया, रिकॉर्ड्स हो गए। रिसोर्सेज स्टोरेज, जैसे वाटर को स्टोर करना, एनर्जी को स्टोर करना, रॉ मटेरियल्स को स्टोर करना। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं स्टोरिंग ग्रेन्स इन वेयर हाउस फॉर फ्यूचर, वेयर हाउस में हम ग्रेन्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, आलू को स्टोर करते हैं, और फ्यूचर में उसको फिर यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए, और फेलियर इन एक्सचेंज सिस्टम, अब ये जो एक्सचेंज सिस्टम था इसमें हम क्यों फेल हो गए, हमारी सोसाइटी क्यों फेल हो गई। पहली बात तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत अमीर, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत सारे लोग, मतलब कुछ ही लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और ज़्यादातर लोग बहुत गरीब हैं, है ना। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वही चीज़ लिखी गई है, रिच एक्यूमुलेट द वेल्थ, है ना, वाइल द पुअर स्ट्रगल, पुअर लोग जो है वो सर्वाइवल है, उनको डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, और जबकि जो रिच पीपल हैं उन्होंने वेल्थ को, है ना, प्रॉपर्टी को, धन को जो है वो एक्यूमुलेट कर लिया, इकट्ठा कर लिया है। अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस, करप्शन के कारण, ब्लैक मार्केटिंग के कारण, अनफेयर ट्रेड पॉलिसी के कारण जो है ये जो एक्सचेंज वाला सिस्टम है ये फेल हो गया है। ओवर रिलायंस ऑन मनी, हम पूरा का पूरा जो है मनी पर डिपेंड हो गए। लॉस ऑफ मोरल एंड कोऑपरेटिव वैल्यूज, जो मोरल वैल्यूज थी वो खत्म हो रही हैं, धीरे धीरे कम हो रही हैं। मार्केटिंग सर्वाइवल डिफिकल्ट फॉर दोज विदाउट फाइनेंशियल मीन्स, अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है, अदरवाइज आपके मतलब आप जो है
मतलब कई तरह की समस्याओं से घिरे होते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक रिसेशंस ड्यू टू मिसमैनेजमेंट के कारण जो ग्लोबली रिसेशन आता है तो उसका भी असर पड़ता है और जो एक्सचेंज सिस्टम है वो फेल हो रहा है। फेलियर इन स्टोरेज सिस्टम, फूड वेस्टेज। देखो फूड स्टोरेज का मतलब कि जब आप किसी चीज को स्टोर कर रहे होते हैं फ्यूचर पर्पज के लिए, तो फूड की जो बर्बादी है, भोजन की जो बर्बादी है, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फूड आर वेस्टेड वाइल पीपल सफर फ्रॉम दी हंगर। बहुत सारे लोग भूख से मर रहे हैं और आप देखते हैं कि बहुत सारा खाना जो है वेस्ट हो रहा है, फूड वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। दूसरा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, धीरे धीरे एनवायरमेंट जो डिग्रेड हो रहा है, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज विदाउट सस्टेनेबल मैनेजमेंट। हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने बुलेट खरीद ली है, अपने पेरेंट्स से जिद करके बुलेट खरीद ली है, तीसरे दिन जो है आप पानी का जो पाइप है उसके ऊपर लगा के जो खड़े हो जाते हैं, बुलेट को धुल रहे होते हैं ना, पानी को वेस्ट कर रहे होते हैं, तो दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज नॉट सस्टेनेबल मैनेजमेंट। आप पानी का मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। डेटा सिक्योरिटी इशू, इंक्रीजिंग द साइबर अटैक बढ़ रहे हैं, एंड लॉस ऑफ द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी उनका लॉस हो जाता है, वो लीक हो जाती है। एनर्जी क्राइसिस, लैक ऑफ प्रॉपर एनर्जी कंजर्वेशन लीडिंग टू डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो एनर्जी का क्राइसिस मतलब जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसको हम प्रॉपर तरीके से उसको कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना, डिप्लेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। लास्ट क्वेश्चन है हमारी यूनिट नंबर 3 का कि व्हाट इज मीन्ड बाय अफेक्शन एंड हाउ डज द फीलिंग ऑफ अफेक्शन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन प्रीवेलेंट टुडे। ध्यान दीजिएगा, अफेक्शन रेफर्स टू दी अ डीप सेंस ऑफ केयर। देखो जो मैंने बात करी थी केयर की, लव की, है ना, दूसरों के प्रति जो आपका लव है, जो केयर है ना, उसी का डीप सेंस क्या है, अफेक्शन है, ठीक है। विच फॉस्टर्स दी हार्मनी, हार्मनी को जो है बढ़ाता है और जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है सोसाइटी के अंदर ये डेवलप करता है। इट इज अ फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यू। ध्यान देना कि जो अफेक्शन है दैट इज द जैसे जैसे आप देखते हैं ना केयर है ना, ये सब क्या है, जैसे ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट भी क्या था, फंडामेंटल वैल्यू था किसका, ह्यूमन बीइंग का। तो ये भी क्या है, जो आपका अफेक्शन है, अफेक्शन इज ऑल्सो फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यू दैट प्रमोट्स, जो कि अंडरस्टैंडिंग को, काइंडनेस को और कोऑपरेशन को प्रमोट करता है अमंग इंडिविजुअल्स। इन टुडे सोसाइटी, आज की सोसाइटी में कट थ्रोट कंपटीशन क्रिएट्स स्ट्रेस, कि भाई हम एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं कि सर शर्मा जी कह रहे हैं, है ना, कि भाई साहब वर्मा जी का जो लड़का है उसके 95% मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तेरे तो 60% आ रहे हैं, तो एक दूसरे से हम कॉम्पीट कर रहे हैं, तो जिसके कारण स्ट्रेस आ रही है, जबकि आपको कॉम्पीट खुद से करना है। इस बार आपके 70% आए तो कोई बात नहीं, आपको 70 से ज्यादा 75 लेकर आने हैं। आप 90 वाले से कंपेयर मत करो, अपने को खुद से कंपेयर करो, ठीक है ना। तो जिसके कारण हम कंपेयर करते हैं तो स्ट्रेस आती है ना। अनएथिकल प्रैक्टिस में कई बार लोग लग जाते हैं। द फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन कैन हेल्प सॉल्व दीज इशूज इन द फॉलोइंग वे। अब जो अफेक्शन है ये किस तरह से चीजों को सॉल्व करता है, प्रमोट्स द कोऑपरेशन ओवर द कंपटीशन इंस्टीड ऑफ कॉम्पिटिंग एग्रेसिवली पीपल कोलेबरेट एंड ग्रो टुगेदर, है ना। तो जो अफेक्शन है इसके कारण क्या होता है, तो हम मतलब कलेक्टिव वे में हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं अपने आप को, है ना। तो एनकरेज द नॉलेज शेयरिंग, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, टीम वर्क करते हैं, एंड म्यूचुअल प्रोग्रेस, है ना, आपस में मिलजुल करके जो है ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं द कंपनीज फोकसिंग ऑन एथिकल बिजनेस रादर देन दी मोनोपोली मार्केट्स। अपनी जो है मान लीजिए कोई कंपनी है तो मोनोपोली ना चला करके वो एक एथिकल बिजनेस चलाए, सबको साथ लेकर के चले, ठीक है ना। नेक्स्ट रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी, मतलब जो हम बात कर रहे हैं अफेक्शन जो है, अफेक्शन क्या होता है, अफेक्शन के कारण क्या होता है, रिड्यूस होती है स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस करता है। कट थ्रोट कंपटीशन कॉजेस द मेंटल प्रेशर, क्योंकि जो कट थ्रोट कंपटीशन है उसके कारण जो मेंटल प्रेशर आता है ना। तो अब जो अफेक्शनेट रिलेशनशिप, अगर अफेक्शन होगा तो वो प्रोवाइड करेगा इमोशनल सपोर्ट्स और मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। एग्जांपल के तौर पे द वर्क प्लेस विद सपोर्टिव एनवायरमेंट्स लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी। अगर ऐसा कोई वर्क प्लेस है जहां पर सपोर्टिंग एनवायरमेंट है, ठीक है, जहां पर अफेक्शन है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एनकरेज द एथिकल प्रैक्टिस, एथिकल प्रैक्टिस को एनकरेज करता है। मैनी पीपल कंपनीज मैनी पीपल कंप्रोमाइज द एथिक्स फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए अपने जो एथिक्स हैं उनको कंप्रोमाइज कर लेते हैं इन कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, आज के इस कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में। लेकिन जो अफेक्शन है, अफेक्शन क्या करेगा, फॉस्टर्स द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को फॉस्टर करेगा, प्रमोट करेगा, इंटीग्रिटी को प्रमोट करेगा, फेयरनेस को प्रमोट करेगा, इन पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। बिल्ड द ट्रस्ट, जो अफेक्शन है ये बिल्ड को ट्रस्ट करता है और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। अफेक्शन क्रिएट्स लॉन्ग टर्म
ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म के लिए एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप डेवलप होती है, और रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होते हैं। हेल्प्स इन फैमिली, है ना, फैमिली में हेल्प मिलती है इससे, वर्क प्लेस और बिजनेस एनवायरनमेंट में अफेक्शन जो है हेल्प करता है, ठीक है। प्रमोट्स द बैलेंस लाइफ, कहीं ना कहीं जो अफेक्शन है एक लाइफ को बैलेंस करने का काम करता है। आपकी जो फैमिली लाइफ है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, उन सबको बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है कौन, अफेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3। इस तरह से थोड़ा सा हमने फास्ट करने की कोशिश करी है, क्योंकि आपका एग्जाम टाइम है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने ना एक्सप्लेन करते हुए, ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, ठीक है ना। बच्चे भी ये बोल रहे थे कि थोड़ा सा इसको कम ड्यूरेशन में रखा जाए, तो मैंने कोशिश करी है कि कम से कम टाइम में मैं आपको इसको कवर कराने की कोशिश करूं, बहुत डिटेल में ना जाया जाए, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट हमारी जो है कंप्लीट हो गई है, और सीखने के लिए तो आप इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये आपकी डेली लाइफ के लिए, डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसा कि नाम है इसका ह्यूमन वैल्यू। लेकिन बच्चे इसको वैल्यू देते नहीं है, टीचर्स भी इसको वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप इसको मतलब मैं कह रहा कि एग्जाम के लिए ना भी पढ़ें, इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको अगर आप जीवन में उतारेंगे ना, तो आपके जीवन में स्ट्रेस कम होगी, और मतलब बहुत सारी अच्छी चीजें आप सीख जाएंगे इस सब्जेक्ट से। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि अपने, ये तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन वैल्यू में भी, कि भाई आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, नॉलेज को शेयर करें, और अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई का भी काम करें, ठीक है ना। यही सिखाता है हमको ह्यूमन वैल्यू। और जो है फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कोशिश ये रहती है कि एक अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएं। कभी कभी किसी के सब्जेक्ट में हो सकता है कि आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता हो, लेकिन आपका फीडबैक हम तक पहुंचता है, और हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से उसको इम्प्रूव करें, तो आपके फीडबैक को कंसिडर किया जाता है। तो आपका जो अपना फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद जो है बाकी के जो यूनिट्स हैं, 5 यूनिट का जो प्लेलिस्ट है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे को 3 यूनिट ही करानी थी आपको, मैंने 3 यूनिट आपको करा दी है। थैंक यू एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।